तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर भाई जो थे अपने बच्चों से कहता है कि मुझे भी यहाँ पर टैग टीम डोमिनेटिंग एनर्जी को इंक्रीज करने का तरीका बताओ ना। तो यंग मास्टर भाई से कहता है कि नहीं डैड, आप इसको नहीं समझ सकते। असल में हम दोनों यहाँ पर करते क्या है कि हम लोग अपने बीच के पास एनर्जी लेते हैं, उस एनर्जी को लेकर हम लोग अपनी एनर्जी को वहाँ पर कल्टिवेट करते हैं और उस एनर्जी को कल्टिवेट करने के बाद हम अपने बीच को यहाँ पर एनर्जी वापस कर देते हैं। ये सारी की सारी डुअल टैग टीम टेक्निक जो है वो ये टेक्निक है। तो उसके फादर उसे कहते हैं अच्छा तो ये होता है, मुझे इस बारे में नहीं पता था। फिर साथ ही उनसे कहता है कि अब जबकि यहाँ पर मेरा बेटा जो है वो मैक्स लेवल पर पहुंच चुका है तो फिर मैं जाकर तुम्हारे अंकल्स के साथ बात करता हूँ ताकि हम लोग बहुत ही जल्दी यहाँ पर टॉप लीग के लिए अप्लाई कर सके। हमें बहुत ही जल्दी यहाँ पर टॉप लीग में अप्लाई करना होगा ताकि हमें यहाँ पर रिसोर्सेज की ज्यादा मात्रा मिल सके। कि यंग मास्टर भाई इस बात से काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि अब जबकि हम लोग यहाँ पर टॉप लीग के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो उसके बाद हमें यहाँ पर अथॉरिटी मिल जाएगी उन सारे के सारे केसेस को इन्वेस्टिगेट करने की जिनकी हमें पास अथॉरिटी नहीं है। कि यंग मिस भाई वहाँ पर सोच रही होता है कि इसका मतलब यह कि मैं टर्की को फिर से देख पाऊंगी। तो यहीं पर से नेक्स्ट में वेसल हेडक्वार्टर बेस का दिखाया जाता है। तो वेसल हेडक्वार्टर बेस में दिखाते हैं जहाँ पर माई नुत्सु को दिखाते हैं वो बाहर बैठी होती है और वो आकर क्योंकि बाहर बैठ जाती है अंदर जाने के बाद उसने पॉइजन लेडी के ऊपर दबाव डाला था जिसकी वजह से वो सच्चाई बताने के लिए राजी हो गई थी। तो ड्रैगन उससे पूछता है कि आप मुझे बताओ कि तुम्हारी जो एबिलिटीज है क्या वो बिल्कुल ऐसे ही काम करती है? तुमने कहा कि वो ब्लड के साथ ही काम कर सकती है तो फिर वहाँ पर तुमने बाकी की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो क्यों रखी थी? तो वो कहती है कि हाँ यहाँ पर इसके लिए और कोई रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होती, मैं सिर्फ और सिर्फ ब्लड के फार्मूला को चेंज करके पॉइजन बना सकती हूँ। तो ड्रैगन उसे कहता है लेकिन मुझे एक बात बताओ कि तुमने वहाँ पर 4 हाई लेवल के बीच को मरवाकर उनके सर कटवाकर उनके सामने वो रिचुअल परफॉर्म करने का नाटक क्यों किया? ये सब का क्या मतलब था? अगर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ब्लड की जरूरत थी क्या तुम मेरे सामने यहाँ पर झूठ बोल रही हो? अगर तुम झूठ बोल रही हो तो मैं नुत्सु को यहाँ पर दोबारा बुलाने वाली हूँ। और इसी के साथ ही नुत्सु दरवाजे से निकलती है और कहती है क्या मेरी बारी आ गई? तो ड्रैगन उसे कहता है कि नहीं तुम्हारी बारी नहीं आई, जबकि पॉइजन लेडी भी चिल्लाकर कहती है मैं यहाँ पर तुमसे सच बोल रही हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मुझे सिर्फ और सिर्फ ब्लड की जरूरत होती है, चाहे वो बीज का ब्लड हो या फिर इंसान का ब्लड हो। थोड़ा सा ब्लड चाहिए होता है, उसके केमिकल फार्मूला को चेंज करके मैं पॉइजन बना सकती हूँ। जहाँ पर रही बात उन चारों बीज के सर काटकर उनके सामने रिचुअल परफॉर्म करने की, तो वो मैंने इसलिए किया था ताकि वहाँ पर सबसे पहले तो मैं उनकी फैमिली यानी जो ग्लो ऑफ पेरिसोला है उनके ग्लो ऑफ पेरिसोला सेक्टर को कमजोर कर सकूं। उनके 4 इंटीग्रेशन स्टेज के बीच को मरवाकर उनको कमजोर कर दिया। दूसरी बात ये थी कि ये काफी ज्यादा रियल लगता है, अगर मैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ब्लड के साथ पॉइजन बना देती तो उनको मेरे पर शक हो जाता है कि कोई मैजिकल एबिलिटीज को यूज कर रही है। लेकिन जब मैंने वहाँ पर उनके सामने रिचुअल परफॉर्म किया तो उसे लगा कि शायद मैंने यहाँ पर किसी किस्म के रिचुअल यहाँ पे किसी किस्म के काले जादू को यूज किया है। वेसल्स का मकसद तो यही है कि तुम्हारे जैसी कमजोर स्पीशीज की पावर को जितना ज्यादा कम किया जा सके उतना कम किया जा सके। तो ड्रैगन उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि तुम यहाँ पर हम इंसानों को कमजोर स्पीशीज कह रही हो, तरह से हम लोग यहाँ पर तुम मॉन्स्टर्स को वेसल्स कहते हो, इसी तरह से तुम हम इंसानों को यहाँ पर कमजोर स्पीशीज कहते हो। लेकिन सभी वेसल्स जो होते हैं तुम्हारे जैसे नहीं होते जो कि हम इंसानों को कमजोर स्पीशीज समझते हैं, क्योंकि इंसान हमेशा से यहाँ पर तुम्हारे वेसल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहे हैं। तो वेसल उसे कहती है लेकिन तुम लोग तो यहाँ पर हम लोगों को अपना दुश्मन समझते हो, इसी वजह से हम लोग तुम्हें कमजोर स्पीशीज समझते हैं। तो ड्रैगन उसे कहता है कि नहीं, जो बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं है। इसका मतलब यह है कि तुम अभी तक किसी वेसल ऑर्गेनाइजेशन के साथ बिल्कुल भी एसोसिएटेड नहीं हो। बहुत सारे वेसल्स ऐसे होते हैं जो कि आम जिंदगी गुजारते रहते हैं, वो आम इंसानों के बीच में रहते हैं। हो सकता है कि हमारे पास यहाँ पर कोई वेसल हो लेकिन हमें इसके बारे में पता नहीं है क्योंकि वो यहाँ पर किसी को बताना नहीं चाहते कि वो वेसल्स हैं। तुम वेसल्स यहाँ पर चाहो तो तुम इंसानों में यहाँ पर अपनी जिंदगी आम तरीके से गुजार सकते हो, कोई तुम्हें यहाँ पर डिटेक्ट भी नहीं करेगा जब तक तुम अपनी पावर्स को रिलीज नहीं करते। लेकिन तुम कमीने वेसल्स बहुत ज्यादा अलग हो क्योंकि तुम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम कर रहे हो जो कि डेमिगॉड के रिटर्न के लिए काम करते हो। तुम्हारी वेसल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर तुम लोग बहुत ही बुरे काम कर रहे हो। तुम सभी लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जान ली है जिसे तुम इंफीरियर स्पीशीज कहते हो, सभी के साथ तुमने किया है। तो पॉइजन लेडी से कहती है कि असल में मुझे बताओ कि तुम मुझसे जानना क्या चाहते हो। तो इसी के साथ ड्रैगन उसे कहता है कि मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ, मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारे सबके जो कुछ भी तुम कार्य उसके पीछे क्या है, कौन यहाँ पर तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा गुस्सा भरा है? हाँ, तुम हम इंसानों से इतना ज्यादा नफरत क्यों करती हो? तुम हम इंसानों को यहाँ पर इंफीरियर स्पीशीज क्यों समझती हो? तो इसी के साथ ही जो हमारी पॉइजन लेडी होती है उसे अपना पास याद आता है जहाँ पर उसकी फैमिली के सभी लोगों को मार दिया गया था और उसको मारने वाला जो था वो एक हंटर था, यानी कि एक बीच टेमर था। उसने अपने बीच की मदद से वहाँ पर उसके सारे घर वालों को मार दिया था और वहाँ पर जब वो फाइनली उसको मारने लगता है तो उसी के साथ ही पॉइजन लेडी वहाँ पर जबरदस्त चीख मार दिया, उसके होंठ फट जाते हैं और उसी के साथ उसके मुंह से ब्लड निकलता है और उसी ब्लड के साथ वो पॉइजन बनाती है और उस पॉइजन के साथ उस हंटर और उसके बीच के ऊपर वो पॉइजन डाल देती है जिसकी वजह से उसकी स्किल जलना शुरू हो जाती है। लेकिन इसी के साथ ही वो हंटर जो होता है वो आगे बढ़ता है और उसे पंच मारने लगता है ताकि उसे मार सके। लेकिन साथ ही वहाँ पर एक दूसरा वेसल पहुंच जाता है, एक दूसरा वेसल आकर उस बंदे को मार डालता है और उसे बचा लेता है। सारी की सारी स्टोरी वो ड्रैगन को बता देती है। तो ड्रैगन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि उस दिन जिस वेसल ने तुम्हारी जान बचाई थी वो डेमिगॉड की ऑर्गेनाइजेशन में से कोई हो सकता है। वो वही हो सकता है कि जो कि यहाँ पर इंसानों के लिए बुरा चाहते हैं। अगर तुम्हें यहाँ पर उस बंदे के बारे में और कुछ भी याद आता है तो प्लीज मुझे जरूर बताना। और पॉइजन लेडी उसे कहती है अगर तुम उसके बारे में जानना चाहते हो तो क्यों ना तुम बाहर जाकर उससे खुद ही पूछ लो, क्योंकि वो यहाँ पर आ चुका है। और इसी के साथ ही बाहर का सीन दिखाते हैं, नुत्सु चिल्लाकर कहती है कौन हो तुम? तो बाहर 2 वेसल्स को दिखाते हैं, उनमें से एक वेसल का नाम फ्लेमी होता है, दूसरे वेसल का नाम लाइन होता है। तो वो दोनों वहाँ पर उन्हीं की बेस की दीवार के पर आकर खड़े होते हैं। ड्रैगन भी जल्दी से भागता हुआ बाहर आ जाता है और कहता है कि नुत्सु क्या हो गया? तो जैसे वो वहाँ पर बाहर आते हैं तो वहाँ पर बाहर उनको देखकर कहता है कि ये क्या लगता है कि वेसल्स ने हमें ढूंढ लिया। नुत्सु कहता है तो मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं सभी को मार डालूंगी। ड्रैगन उसे कहता है कि सबसे पहले यहाँ पर अलार्म को बजाओ ताकि सभी लोगों को इस बारे में पता चल सके कि वेसल्स ने अटैक कर दिया है और उसके बाद अपने अपने बीच लेकर आओ। तो उसी के साथ अलार्म बजना शुरू हो जाता है। सभी सोल्जर्स जो होते हैं वो सभी लोग एक्टिवेटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत ही बुरा है, लगता है कि बेस के ऊपर अटैक हुआ है। ड्रैगन उनसे कहता है कि हमारी बेस की लोकेशन तो एक सीक्रेट है, फिर तुम लोगों को यहाँ पर इस बारे में कैसे पता चला? आउटसाइडर्स में से किसी को भी इस जगह के बारे में नहीं पता। तो फ्लेमी उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम यहाँ पर इस जगह के बारे में पता नहीं लगा सकते? तुम्हारे अंदर भी यहाँ पर हमारे कुछ स्पाइस हैं जिन्होंने हमें यहाँ पर इस बारे में इंफॉर्मेशन दी है। ड्रैगन
से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, हमारे बीच में तुम्हारा कोई भी स्पाई नहीं। और साथ ही वो मास्टर बबून से कहता है कि मास्टर बबून यहाँ पर अपने लिए अपने बीस्ट को रेडी रखो। तो बबून से कहता है कि बताओ कि मैं यहाँ पर कौन से स्पिरिट एल्व्स को रिलीव करूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर एबिलिटीज के बारे में नहीं पता। तो ड्रैगन कहता है कि एबिलिटीज के बारे में तो मुझे भी नहीं पता, मैं चाहता हूँ कि ऑफेंसिव और डिफेंसिव टाइप के दोनों बीस्ट को यहाँ पर भेजो ताकि हम लोग इनका सामना कर सके। जबकि फ्लेमी से कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर मेरी पावर्स के बारे में जानना है तो मेरे पास फ्लेम पावर्स है, मैं फायर को यूज कर सकता हूँ। और जो दूसरा बंदा जो तुम साथ देख रहे हो ये एक वाइल्ड टाइप है, यानी कि जो बीस्ट पावर्स को यूज कर सकता है। ड्रैगन को उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरानी होती है। फ्लेमी से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इतना ज्यादा शॉक्ड होने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे कमजोर इंसानों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारे जैसे कमजोर स्पीशीज के इंसान जो है हमेशा झूठ बोलते हैं, लेकिन हम लोग तुम्हारी तरह झूठ नहीं बोलते, हम जो सच है सिर्फ और सिर्फ वही बोलते हैं। तो ड्रैगन कहता है कि मास्टर बबून, लेकिन हमें इसकी बात के ऊपर अभी यकीन नहीं है, तुम यहाँ पर ऑफेंसिव टाइप के डिफेंसिव टाइप के एल्व्स को भेज दो, साथ ही यहाँ पर एक फायर टाइप के बीस्ट को भी भेज देना, हो सकता है कि ये बंदा सच बोल रहा हो। तो फ्लेमी से कहता है कि तुम लोगों को यहाँ पर ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हम लोग तब तक इंतजार करेंगे जब तक तुम लोग अपने मॉन्स्टर्स को रेडी नहीं कर लेते, क्योंकि हम लोग यहाँ पर तुम्हारे कमजोर इंसानों के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ अपनी वार को स्टार्ट करो। इसी के साथ ही साइड के ऊपर से नॉविस से कहता है कि चीफ ड्रैगन और नैनुत्सु, हम लोगों ने यहाँ पर अपने बेस को रेडी कर लिया, हम लोग फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो जैसे वो लोग वहाँ पर ये कहते हैं तो फ्लेमी कहता है तो क्या तुम लोग यहाँ पर फाइट के लिए रेडी हो? तो ड्रैगन कहता है अटैक करो। इसी के साथ वो लोग अपने बेस को उनकी तरफ आगे भेजते हैं। तो फ्लेमी जो होता है अकेले वहाँ पर नीचे उतरता है और कहता है कि ये तो देखो तुम्हारे पास कौन से बेस है, हमने आज से पहले इस तरह के बेस नहीं देखे। और इसी के साथ फ्लेमी जो होता है वो आगे बढ़ता है और उन बेस को पंचेस मारना स्टार्ट करता है। तो अभी तक फ्लेमी ने वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज नहीं किया होता, बिना पावर्स के वहाँ पर उन बेस को बड़ी आसानी से मार रहा होता है। और यहीं पर उसके सामने पोमीग्रेनेट वाला बेस्ट आता है, जब उसे पंच मारता है तो वहीं पर उसकी बॉडी जो होती है छोटे छोटे बेस में चेंज हो जाती है। तो वो कहता है कि ये वाला काफी अजीब वाला मॉन्स्टर है, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो जैसे वो उसके बाजू के ऊपर चिपक जाते हैं, उसके बाजू को वहाँ पर गम की तरह बाइंड करने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ ही फ्लेमी जो होता है वहाँ पर अपनी फायर को रिलीज करता है और वहाँ पर सारे पोमीग्रेनेट मॉन्स्टर को जलाकर हाक कर देता है। टाइगर जो देखने के बाद बबून से कहता है कि मास्टर बबून यहाँ पर फ्लेम टाइप का बेस है, फ्लेम टाइप के बेस के खिलाफ यहाँ पर जितने भी तुम्हारे पास बेस है वो सारे के सारे भेज दो। जबकि फ्लेमी से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मेरे पास फायर टाइप की पावर्स है, लेकिन तुमने मेरी बात के ऊपर भरोसा नहीं किया। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 114 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये लोग यहाँ पर इनके खिलाफ जीत पाएंगे, वेसल्स के खिलाफ जीत पाएंगे या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि बेस के ऊपर अटैक हो चुका है। तो ड्रैगन को वहाँ पर पता चलता है कि इनके पास फायर पावर्स है। तो वो मास्टर बबून से कहता है कि फायर टाइप को काउंटर करने के लिए बेस यहाँ पर भेज दो। और इसी के साथ ही फायर टाइप को काउंटर करने के लिए बेस वहाँ पर आ जाते हैं। तो मास्टर ड्रैगन जो होता है वो नुस्सू से कहता है कि नुस्सू चलो जल्दी से यहाँ पर अपने बेस के साथ बॉन्डिंग बनाओ और इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करो। तो नुस्सू एक बेस के ऊपर चढ़कर बैठ जाते हैं जो कि अपने मुंह से वाटर को थ्रो कर सकता है। तो इसी के साथ ही वहाँ पर वाटर को थ्रो करता है और उसके ऊपर अटैक करता है तो करती है। जबकि फ्लेमी जो होता है वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है, कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कितने थोड़े से पानी के साथ तुम यहाँ पर मेरी पावर्स को डिस्टिंग्विश कर सकती हो, तुम यहाँ पर मेरी फायर को यहाँ पर बुझा नहीं सकती। जब किसी के साथ एक मॉन्स्टर ऊपर से आकर उसके ऊपर एक बॉम्ब फेंकता है, एक ऐसा बॉम्ब जो कि उसके आसपास यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट करता है जिसमें से ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और उसकी फायर पावर जो होती है खत्म हो जाती है। तो फ्लेमी कहता है क्या ये तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया? तो ड्रैगन कहता है कि हमने यहाँ पर से वैक्यूम बॉम्ब के साथ हिट कर दिया है, अब जबकि हमने यहाँ पर उसके इर्द गिर्द की ऑक्सीजन को खत्म कर दिया, फायर क्रिएट नहीं कर सकता। अब यहाँ पर उसके ऊपर वाटर से अटैक करो। और साथ ही एक मॉन्स्टर जो होता है उसके ऊपर वाटर से अटैक करता है, दूसरा मॉन्स्टर जो होता है अपने मुंह से आइस निकालता है और आइस के साथ उस वाटर को वहाँ पर फ्रीज कर देते हैं। तो इसी के साथ ही दिखाते हैं कि फ्लेमी की पूरी बॉडी वहाँ पर आइस के अंदर कवर होती जा रही होती है। फिर साथ ही वहाँ पर नोविस अपने स्टीली एल्व्स को यूज करता है, स्टीली एल्व्स की मदद से वहाँ पर वो स्टील ट्रैप को यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो धागे की मदद से वहाँ पर फ्लेमी को बांधने की कोशिश करते हैं। जैसे वो धागा आगे की तरफ बढ़ आता है, इसी के साथ ही लाइन जो होता है वो जंप करते हुए स्टीली एल्व के ऊपर आकर पंच मारता है, स्टीली एल्व को एक ही पंच के साथ मार देता है। उसके मरने के साथ ही नॉविस कहता है कि ये क्या मेरा स्टीली एल्व मर गया? जबकि उसका दूसरा साथी उसे कहता है बेवकूफ कहेंगे, मैं तुम्हें कितनी बार कहा है कि यहाँ पर अपने मॉन्स्टर्स के साथ अपने इमोशंस को अटैच करना बंद करो, हम लोग ऐसे एल्व्स और भी ज्यादा बना सकते हैं। फ्लेमी कहता है कि ये तो काफी ज्यादा क्लोज कॉल थी, इनके स्पिरिट मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा वर्सेटाइल है, लगता है कि इन लोगों ने यहाँ पर स्पेशल तैयारी की हुई है। तो लाइन उसे कहता है कि फ्लेमी अब यहाँ पर इस तरह की बकवास करना बंद करो, मुझे लगता है कि यहाँ पर जितना ज्यादा हम इस फाइट को लंबा खींचेंगे हमें उतना ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो इस फाइट को जल्दी से जल्दी खत्म करते हैं, चलो जल्दी से यहाँ पर अपने बैटल मोड में आ जाओ, यहाँ पर इस पूरे के पूरे बेस को डिस्ट्रॉय करना है, हमारा एक ही मिशन है। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं सर लाइन, और इसी के साथ ही वो अपने बैटल मोड में आ जाता है। जब वो अपने बैटल मोड में आता है तो उसके बैटल मोड को द इन्फर्नल कहा जाता है और वो वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है कि यहाँ पर इंफीरियर स्पीशीज के सभी लोगों को मार डालूंगा। दूसरी तरफ से अलाइन भी वहाँ पर अपने बैटल मोड को ऑनलाइन करता है, जिसको बीस्ट फरी कहते हैं। तो यहीं पर मीन टाइम में लिंक्स आउट क्लैन का सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पर लिंक्स आउट क्लैन के लोग अभी भी यहाँ पर देख रहे होते हैं कि सिस्टर यूई जो अपनी इंटीग्रेशन से बाहर क्यों नहीं निकल रही। तो ज़ेंगी कहता है कि इसको यहाँ पर अंदर गए हुए काफी टाइम हो चुका है लेकिन ये बाहर नहीं निकल रही है, क्या हमें यहाँ पर इसे जगा देना चाहिए? तो लियू फेंग कहता है नहीं हम इसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एक बंदा जो कि इंटीग्रेशन स्टेज में बैठा हो यहाँ पर कल्टीवेट करने के लिए, उसे बिल्कुल भी छेड़ा नहीं जाता। अगर तुम इसे छेड़ोगे तो हो सकता है कि ये शॉक में चली जाए और हो सकता है यहाँ पर मर भी सकती है। और इसी के साथ दिखाते हैं कि सिस्टर यूई को अंदर काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। तो गावलिंग कहते हैं कि यहाँ पर बात कर रही है, लगता है कुछ होने वाला है। तो ज़ेंगी कहता है मुझे लगता है ये उठने वाली है। तो गावलिंग कहते हैं कि आज ये ठीक रहेगी। बार बार लियू फेंग से पूछ रहे होते हैं,
लियू फेंग, क्या ये ठीक रहेगी, कहीं से कोई खतरा तो नहीं है। तो इसी के साथ ही सिस्टर जुई जो होती है अपनी आंखें खोलती है और कहती है कि जी क्या मैं रियलिटी में वापस आ गई। तो ज़ेंगी कहता है कि जूनियर सिस्टर ने यहाँ पर क्या किया होगा अंदर, लगता है कि उसकी मेंटालिटी यहाँ पर बुरी तरह से अफेक्टेड हुई है और साथ ही उसका पाड़ा चांद भी वहाँ पर रिलीज होता है। तो इंटीग्रेशन स्टेज के 6 लेवल पर होता है। तो ये देखने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लियू फेंग कहता है ये देखो, इसने तो तुमसे पहले ये सब कुछ कर लिया। ज़ेंगी कहता है कि ऐसा कैसे हो गया, सिस्टर जुई इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है कि इसने पहली बार में यहाँ पर ब्रेक थ्रू को अचीव कर लिया है। तो वो कहता है कि बताओ तो सही कि तुमने वहाँ पर ये कैसे किया, तुम्हारे सामने इनर सेल्फ अपीयर हुआ था उसकी एबिलिटीज क्या थी। तो सिस्टर जुई कहता है कि मुझे इस बारे में बिल्कुल भी श्योर नहीं है, मुझे अभी तक यही नहीं पता चला कि उसके पास एबिलिटीज कौन सी थी। ज़ेंगी से कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि तुम इस बारे में श्योर नहीं हो। डांडाई कहता है कि मुझे लगता है कि जानबूझकर हमारा मजाक उड़ा रही है और मैं बताना नहीं चाहती क्योंकि इसने पहली बार में यहाँ पर ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लिया। तो सिस्टर जुई कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ कि वहाँ पर अंदर क्या हुआ था। तो उसी के साथ ही वो अंदर का उनका सीन, बैकग्राउंड का फ्लैश सीन दिखाती है और कहती है कि वहाँ पर ये कुछ हुआ था। जब मैं अंदर थी तो मैंने वहाँ पर यही सोचा था कि सिर्फ और सिर्फ एबिलिटीज को देखने के बाद वहाँ से वापस आ जाऊंगी और मेरे सामने वहाँ पर मेरा इनर सेल्फ अपीयर हुआ। जब मेरा इनर सेल्फ वहाँ पर अपीयर हुआ तो वो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग था। उसे देखने के बाद मैं काफी ज्यादा घबरा गई थी। तो मैं वहाँ से वापस आना चाहती थी, लेकिन मैंने सोचा कि अब मैं यहाँ पर से वापस चली जाऊंगी तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, मुझे इसकी पावर्स को देखना होगा। तो दूसरी तरफ से मेरे इनर सेल्फ ने वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज किया। वो एक तरह के डार्क कलर का एक ब्लैक होल की तरह का एनर्जी बॉल था। अब उसने मेरे ऊपर अटैक किया तो मैं बड़ी तेजी के साथ वहाँ पर से भागी। तो ये बड़ी तेजी के साथ वहाँ से भागकर उसके अटैक को अवॉइड करती है। तो जब ये उसके अटैक को अवॉइड कर लेती है तो वो एनर्जी बॉल को मिस कर लेती है और साथ ही काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि फाइनली मैंने जहाँ पर इसकी एबिलिटी, इसने अपनी एबिलिटी को यूज किया, मैंने इसकी एबिलिटी को अवॉइड कर लिया। लेकिन इसकी एबिलिटी है क्या, मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रही। इसने यहाँ पर एक एनर्जी बॉल क्रिएट किया लेकिन मुझे नहीं पता कि एनर्जी बॉल के साथ क्या करना है और किस किस्म की एबिलिटी है। और साथ ही सिस्टर जुई सोच रही होती है अगर मैं अभी यहाँ पर वापस जाती हूँ तो सभी लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि तुम किसी काम की नहीं हो, तुम्हें यही नहीं पता कि उसने कौन सी एबिलिटी को यूज किया था, सिर्फ एक एनर्जी बॉल देकर तुम वापस आ गई। सिस्टर जुई कहती है कि उसके बाद फिर मैंने वहाँ पर थोड़ी देर और रुकने का फैसला किया कि मैं देख सकूं कि वो वाकई में कौन सी एबिलिटी है। फिर वहाँ पर साइड के ऊपर देख रही होती है कि उसका एनर्जी बॉल जो होता है वहाँ पर सामने से दिखाई देता है, लेकिन साथ ही वहाँ पर से वो गायब हो चुकी होती है, यानी कि उसकी इनर सेल्फ गायब हो चुकी होती है। तो जुई इस बात से काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहते हैं कि वो कहाँ पर चली गई। तो वो साइड के ऊपर से निकलती है, फिर से एनर्जी बॉल क्रिएट करती है और जुई के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन जुई जो होती है वहाँ पर से ऊपर की तरफ जंप करती है तो वो एक बैक फ्लिप करती है, बड़ी आसानी के साथ उसके अटैक को अवॉइड कर लेती है। तो जुई कहती है कि इतनी बड़ी बिल्ड के साथ में बड़ी आसानी के साथ डॉज कर सकती हूँ इसके। मुझे तो लगा था कि पांडा चांद की बॉडी काफी ज्यादा हैवी होगी, लेकिन इसी के साथ ही जब सिस्टर जुई ने वहाँ पर बैक फ्लिप किया था तो उसका पंजा जो होता है, उसके पंजे का नाखून जो होता है वो उसके इनर सेल्फ के कपड़ों के ऊपर लगता है, जिसकी वजह से उसके कपड़े सामने से खुल जाते हैं। तो जब उसके कपड़े सामने से खुल जाते हैं तो सिस्टर जुई चिल्लाकर कहती है कि ये क्या, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो ये सब कुछ सामने दिखाई दे रहा है। तो वो चिल्लाकर उससे कहता है कि ये बहुत ज्यादा शेमफुल है, पहले अपने कपड़े ठीक करो उसके बाद में से फाइट करना। लेकिन क्योंकि वो इनर सेल्फ एक डमी होता है इसी वजह से वो ना तो उसकी बात सुन सकता है ना ही कोई रिएक्ट कर सकता है। तो वो इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हमारा इनर सेल्फ है वो बिल्कुल यहाँ पर हमारी बात को समझ नहीं सकता और इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि अगर उसने कपड़े पहने भी हैं या नहीं। तो फिर साथ ही सिस्टर जुई कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर इस फाइट को खत्म करना ही पड़ेगा, भी यहाँ पर कौन सा कोई और है जो इस सबको देखने के लिए यहाँ पर है। तो अब मैं यहाँ पर इस फाइट को खत्म करके बाहर जाने वाली हूँ, पहले मुझे ये तो देखना होगा कि इसके पास पावर्स कौन सी हैं। तो इसी के साथ ही पांडा चांद जो होता है वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करने वाला है। तो हमारी सिस्टर जुई कहती है कि इसके पास काफी सारी फ्लेक्सिबिलिटी है जो ये फाइटिंग में बिल्कुल भी यूज नहीं करता, क्योंकि पांडा चांद हमेशा यहाँ पर डायरेक्ट अटैक करता है, कभी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी टेक्निक्स को यूज ही नहीं करता। और दूसरी तरफ से उसकी सिस्टर जुई जो होती है इनर सेल्फ जो होता है वहाँ पर और भी ज्यादा एनर्जी बॉल्स को क्रिएट करता है। इस बार एनर्जी बॉल्स काफी ज्यादा होते हैं और सिस्टर जुई जो होती है वो वहाँ पर उनको जंप करते हुए सभी के सभी एनर्जी बॉल्स को अवॉइड कर रही होती है। एक एक करते करते वो सभी को अवॉइड करते हुए सिस्टर जुई के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है। सिस्टर जुई जो होती है सभी एनर्जी बॉल्स को अवॉइड करते हुए आगे की तरफ बढ़ी होती है और उसे पता भी नहीं चलता कि वो अपने इनर सेल्फ के इतने ज्यादा करीब पहुंच जाती है। और उसके करीब पहुंचने के बाद वो उसे जबरदस्त टक्कर मारती है। जैसे वो उसे टक्कर मारती है तो उसका इनर सेल्फ जो होता है उड़ता हुआ पीछे जाकर गिरता है। तो सिस्टर जुई कहती है प्लीज मुझे माफ करना, मैं करना नहीं चाहती थी। और इसी के साथ उसका इनर सेल्फ फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। सिस्टर जुई कहती है मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे अपने आप को मारकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा और तो फिर से उठकर खड़ी होगी और जो काफी ज्यादा गुस्से में लग रही है। और दूसरी जुई जो होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अब जबरदस्त चीख मारती है, जिसकी वजह से उसकी पावर्स रिलीज होती हैं और इस बार पहले से भी ज्यादा एनर्जी बॉल्स क्रिएट होते हैं और जुई को वहाँ पर उन सभी एनर्जी बॉल्स को अवॉइड करना पड़ता है। वो सभी एनर्जी बॉल्स को अवॉइड कर रही होती है। इसी के साथ सामने वहाँ पर कुछ दिखाई देता है, उसे सामने अपना हाथ और अपनी टांग दिखाई देती है, यानी कि उसे वहाँ पर एक प्रीमिनिशन दिखाई देती है कि ऐसे ऐसे टेक्निक को परफॉर्म करना है। तो जुई कहती है कि अचानक से मुझे वहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई दिया जो मुझे दिखाई देना नहीं चाहिए था, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैंने वहाँ पर उस टेक्निक को परफॉर्म करने के बारे में सोचा और मैं बड़ी तेजी के साथ खुद बारूद आगे बढ़ी और जाकर जिस तरह से वहाँ पर सामने हाथ था माथे के ऊपर रखना था, मैंने हाथ माथे के ऊपर रखा, अपनी टांग को उठाकर उसकी गर्दन में रखा और साथ उसकी गर्दन को मोड़ दिया और इस तरह मैंने अपने इनर सेल्फ की जान ले ली। मैंने उसकी गर्दन तोड़ दी और मैंने वहाँ पर इंटीग्रेशन स्टेज को पार कर लिया और मैं बाहर आ गई। सिस्टर जुई कहती है कि और मुझे अभी तक ये नहीं पता चल सका कि उसने जो एनर्जी बॉल्स क्रिएट किए थे वो कौन सी एबिलिटीज थी और मैं अभी तक इस बारे में नहीं जानती। ये बात सुनने के बाद ज़ेंगी और डांडाई दोनों यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि ये तो काफी ज्यादा खतरनाक लगती है। लियू फेंग उनसे कहता है कि सिस्टर जुई ने यहाँ पर पहली बार में ब्रेक थ्रू कर लिया तो तुम सभी लोग भी ये कर सकते हो, तुम सभी को यहाँ पर बस ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा बहुत सोचकर उसके बाद इंटीग्रेशन स्टेज के ब्रेक थ्रू के लिए जाना। मुझे लगता है कि तुम सभी लोग ये कर पाओगे। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 115 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इन लोगों का आगे क्या बनेगा, क्या ये ब्रेक थ्रू कर लेंगे और दूसरी तरफ से बेस का क्या बनने वाला है, क्या बेस तबाह हो जाएगा या फिर ड्रैगन उन दोनों को पकड़ लेगा। तो एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अच्छे लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बीस्ट टेम्पलर के एपिसोड 116 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लियू फेंग जोतान सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी ने देख लिया ना कि सिस्टर जुई ने यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर लिया है, तो इसका मतलब है कि तुम सभी लोग भी ये कर सकते हो। चलो जल्दी से सभी लोग यहाँ पर सोचना स्टार्ट करो कि तुम लोग जो कैसे कर पाओगे। ब्रदर डांटे कहता है कि मैं कुछ देर पहले तक यहाँ पर बस सेफ खेल रहा था ताकि मेरी शैडो कैरेक्टर मुझे नुकसान ना पहुंचे, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे ये करना ही पड़ेगा। और दूसरी तरफ से जंगी जो होता है वो अपने लमार से कहता है कि लमार चलो जल्दी से करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग यहाँ पर ये कर रहेंगे, हम लोग आज यहाँ पर ब्रेक थ्रू कंप्लीट करके रहेंगे। तुम्हारा लियू फेंग उनसे कहता है कि तुम लोगों को यहाँ पर हाई स्पिरिटेड होने की जरूरत नहीं है। हाई स्पिरिट होना अच्छा है लेकिन उसके साथ यहाँ पे इतना रेकलेस होना अच्छा नहीं है। और इसी के साथ ही गावलिंग उसकी तरफ आगे बढ़ती है और कहती है कि पता लियू फेंग जरा एक बात तो सुनो। तो उसे कहती है कि तुम्हें याद है कि लास्ट टाइम जब हम लोग यहाँ पर वेसल हंटर्स की बेस के पास गए थे वहां पर से ड्रैगन ने हमें एक रिंग दी थी, उसे कहा था कि ये ट्रांसमिटिंग रिंग है, इसकी मदद से हम लोग उन्हें मैसेज भेज सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ एक बार इसे यूज किया और अब देखो जरा इसकी हालत क्या हो गई है। ये अपने आप यहाँ पर टूट गई है, ये तो सिर्फ और सिर्फ क्ले पॉट बन चुकी है। तुम्हें इस बारे में क्या लगता है, क्या यहाँ पर कुछ बुरा हुआ है? क्या तुम्हें लगता है कि उनकी बेस के ऊपर कुछ बुरा हुआ है? कहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से वेसल हंटिंग बेस का दिखाया जाता है जहाँ पर फाइट हो रही होती है, लेकिन उन्हें फाइट में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है क्योंकि फ्लेमी की फायर बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। तो नुत्सु जो होती है वो अपने एल्फ के ऊपर बैठी होती है और उसका एल्फ जो होता है उसके अंदर से पानी खत्म हो जाता है। तो मास्टर बबून से कहती है कि अंकल बबून के आपके पास और कोई बीज बचा है क्योंकि मेरे वाले के अंदर तो पानी खत्म हो गया है। तो मास्टर बबून उसे कहता है कि नहीं मेरे पास और नहीं है। तो नुत्सु कहती है कि आप यहाँ पर पूरे बेस को इस तरह से जलता हुआ देखना चाहते हैं, ये वेसल तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसकी फायर के साथ ये पूरे बेस को जला देगा। दूसरी तरफ से ड्रैगन जो होता है वो भी काफी बुरी हालत में होता है और कहता है कि हम लोग यहाँ पर क्या करें, मेरे पास ज्यादा डोमिनेंस एनर्जी भी नहीं बची, हमें यहाँ पर एल्स को फ्रीक्वेंटली चूज करना पड़ रहा है, उनको स्विच करना पड़ रहा है। और इसी के साथ ही वो आर्मर्स एल्फ को यूज करता है, वहाँ पर उसको यूज करते हुए फ्लेमी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन फ्लेमी जो होता है उसकी फायर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और बड़ी सारी के साथ आर्मर एल्फ को भी जलाकर हाक कर देता है। तो उनसे कहता है कि तुम लोगों ने कभी इस बारे में सुना है, एब्सोल्यूट सुपीरियरिटी के बारे में सुना है? तो उनकी ये वाली ट्रिक्स जो है ये हमारे खिलाफ तो बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। हमने कहा था ना कि तुम इंसान बहुत ज्यादा कमजोर नस्ल के हो और हम लोग यहाँ पर हाई सुपीरियरिटी के नस्ल के लोग हैं। इसके साथ ही कुछ सोल्जर्स जो होते हैं वहाँ पर साइड के ऊपर होते हैं और वो लोग कहते हैं कि हमारे पास जितने भी मॉन्स्टर्स हैं हमने वो सारे के सारे यूज कर दिए, लेकिन अभी तक हम लोग इनमें से किसी को भी सबड्यू नहीं कर पा रहे। और इसी के साथ ही फ्लेमी उनसे कहता है कि तुम सभी मॉन्स्टर्स के साथ अब हम लोग यहाँ पर इसी तरह से डील करने वाले जिस तरह से तुम हम जैसे वेसल्स के साथ डील करते रहे हो। और साथ ही वहाँ पर अपनी फायर के साथ उनके ऊपर आग लगा देता है। वहाँ पर 3 सोल्जर्स जो होते हैं वो जल जाते हैं और तीनों ही वहाँ पर बुरी तरह से जल रहे होते हैं, जबकि नॉविस ये देखकर चिल्लाकर कहता है कि सिकाडा हमें उनकी मदद करनी होगी, वो सभी लोग वहाँ पर जल रहे हैं। जबकि मास्टर सिकाडा उसे कहता है कि यहाँ पर तुम्हें हमारे कोड के बारे में अच्छी तरह से पता है कि हमारी वेसल हंटिंग कोड ये है कि हम लोग किसी भी दूसरे के बंदे की परवाह नहीं करते, सबसे पहले अपने टारगेट को रिमूव करते हैं। पहले हमें यहाँ पर वेसल हंटिंग के ऊपर ध्यान देना होगा, उसके बाद अपने साथियों के बारे में सोचेंगे। तो नॉविस से कहता है जी सर मुझे याद आ गया। साथ उसे कहता है मैं यहाँ पर अपनी टास्क के ऊपर ही फोकस करूंगा। लेकिन साथ ही वो काफी ज्यादा घबरा रहा होता है क्योंकि उसके सामने जो उनके सामने लाइन होता है और लाइन ने वहाँ पर जितने भी उनके एल्स होते हैं उन सभी की गर्दनें उखाड़ दी होती है और सभी को बहुत ही बुरी तरह से मारा होता है। तो कहता है क्या हम लोग इस बंदे को कैसे हरा पाएंगे, ये बीस्ट टाइप का वैसा तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जबकि सिकाडा उसे कहता है कि तुम यहाँ पर ये वाली बात करके उन लोगों की स्पिरिट को बूस्ट कर रहे हो, तुम यहाँ पर उनकी मदद कर रहे हो, मुझे लगता है कि हम लोग इसको हरा सकते हैं, हमें इसकी कमजोरी को ढूंढना होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर दीवार के ऊपर चले जाओ, वहाँ पर जाकर एरो थ्रोइंग वेल्व को यूज करो, जैसे तुम्हें वहाँ पर मौका मिलेगा सीधा इसकी गर्दन के ऊपर वार करना। मुझे लगता है कि इसकी गर्दन ही वहाँ पर इसका वीक स्पॉट है। अब जल्दी से ऊपर चले जाओ, मैं यहाँ पर इसको डिस्ट्रैक्ट करूंगा और उसके बाद तुम्हें इसके ऊपर अटैक करना होगा। वहाँ पर ऊपर स्नाइपर एल्फ है। तो वो कहता है सर क्या मुझे कर पाऊंगा, मैंने कभी स्नाइपर एल्फ को यूज नहीं किया। स्काडा उसे कहता है कि इस वक्त हम लोग बहुत ही बुरी हालत में, इस वक्त तुम्हें करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे अलावा यहाँ पर और कोई भी नहीं है जो कि इस तरह का बेहतरीन निशाना लगा सकता हो। हमें अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारा निशाना सबसे बेस्ट है। तो नॉविस कहता है जी सर मैं अभी वहाँ पर जाता हूँ। तो नॉविस भागता हुआ छत के ऊपर चला जाता है, जबकि सिकाडा वहाँ पर से अपने पास एक मॉन्स्टर निकालकर उसे कहता है ओए गंदे मॉन्स्टर कहीं के, यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करूंगा, मुझसे आकर फाइट करो। लेकिन लाइन उसकी बातों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता। और दूसरी तरफ नॉविस भागता हुआ छत के ऊपर जा रहा था। वो छत के ऊपर जाकर अपने टारगेट सेट कर लेता है। वहाँ पर उसके पास स्नाइपर एल्फ होता है और उसको लोड करने के बाद वो कहता है कि मुझे बस एक सीधा निशाना लगाना होगा। मुझे लगता है कि उसकी गर्दन ही उसका जो वीक पॉइंट है, अगर मैंने उसकी गर्दन को पियर्स कर दिया तो वो वेसल मर जाएगा। दूसरी तरफ से ऑफिसर स्काडा जो होता है वो कहता है कि इस वक्त नॉविस अपनी जगह के ऊपर पहुंच चुका है, अब मुझे बस इसका ध्यान भटकाना होगा ताकि ये उसकी तरफ ना देख सके और हम लोग उसके पास स्नीक अटैक कर सके। तो वो चिल्लाकर उसे कहता है कि यहाँ पर और मुझसे फाइट करो। लेकिन लाइन उसकी बातों के ऊपर ध्यान इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि उसे पता था कि ये काफी ज्यादा कमजोर इंसान है और इसके पास तो यहाँ पर मॉन्स्टर भी नहीं है। तो फिर से यहाँ पर उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश क्यों कर रहा है। तो लाइन वहाँ पर सोच रहा होता है कि इसका दूसरा साथी कहाँ पर चला गया। इसके साथ एक छोटा कीड़ा भी था, तो इसी के साथ ही आसपास देखता है और उसे दीवार के ऊपर वो दिखाई दे जाता है। जब उसे वो दीवार के ऊपर दिखाई देता है तो नॉविस कहता है कि इसने तो मुझे ढूंढ लिया, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे शूट करना होगा। और उसी के साथ ही वो अपने एरो को शूट कर देता है। तो उसका एरो जो होता है बड़ी तेजी के साथ वहाँ पर से निकलता है। उसे लगता है कि शायद वो उसको हिट कर लेगा, लेकिन इसी के साथ ही लाइन जो होता है बड़ी आसानी के साथ उसके एरो को हाथ में पकड़ लेता है, उसे ब्लॉक कर लेता है। तो नॉविस और सिकाडा दोनों इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर लाइन जो होता है पीछे की तरफ घूमता है और उसी के एरो को हाथ में पकड़कर उसे सामने की तरफ थ्रो करता है। वो उस एरो की मदद से वहाँ पर नॉविस को मारना चाहता है, लेकिन सिकाडा जो होता है वो नॉविस को बचाने के लिए बड़ी तेजी के साथ उस एरो की रेंज के सेंटर में आ जाता है। जब वो उसके सेंटर में आता है और अपने हाथ के साथ उसको ब्लॉक करता है तो उस बेचारे का एक हाथ जो होता है उस
एरो के साथ टकराता है और वो सीधा जाकर दीवार के साथ अटक जाता है, उसके हाथ के साथ वो दीवार के साथ लटक जाता है। सॉरी, मैं जहाँ पर इसका नाम गलत ले रहा था, तो इसका नाम ब्रूट है, सिकाडा नहीं, सिकाडा दूसरे वाले का नाम है। तो ब्रूट जो होता है वहाँ पर दीवार के साथ जाकर अटक जाता है। तो नॉविस चिल्ला चिल्लाकर उसे कह रहा होता है, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो। नॉविस उसे कहता है कि ब्रूट यहाँ पर रुको, मैं तुम्हें बचा लूंगा, मैं भी यहाँ पर से तुम्हें निकालता हूँ। तो ब्रूट उसे कहता है कि मैं यहाँ पर निकल कर करूंगा भी क्या, क्योंकि मेरा हाथ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, सारी हड्डियां टूट चुकी है और दोबारा मैं अपने हाथ को यूज भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे लगता है कि मैं यहीं पर मरने वाला, तुम अपनी जान बचाओ, यहाँ पर से जाओ। तो नॉविस से कहता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें भी बताया कि हमें यहाँ पर अपने कोड को फॉलो करना होता है। फिर तुमने यहाँ पर मुझे बचाने के लिए बीच में अपना हाथ आगे क्यों किया? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमारा कोड यह है कि पहले दुश्मन के ऊपर अपने टारगेट को देखना चाहिए, उसके बाद अपने लोगों को बचाने के बारे में सोचना है। उसी के साथ ब्रूट उसे कहता है कि तुम किस तरह की बात कर रहे हो, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं तुम्हारा गार्डियन हूँ। और इसी के साथ ही वो बैकग्राउंड का सीन दिखाता है जहाँ पर ड्रैगन पहली बार नॉविस को वहाँ पर लेकर आता है और उसे कहता है कि ये हमारी स्क्वाड का नया मेंबर है, तो इनमें से ब्रूट तुम इसे यहाँ पर लीड करोगे, तुम इसके गार्डियन बनोगे। तो वो उसे कहता है कि हाँ, इसे देखने में तो लगता है कि ये काफी ज्यादा स्मार्ट है, तो मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा मुश्किल क्रिएट करेगा, तो हमें यहाँ पर इसे एक नया नाम देना होगा। तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि मुझे लगता है कि इसे नट केस का नाम देना चाहिए, जबकि नुत्सु चिल्लाकर उसे कहती है नहीं नहीं, नुत्सु मेरा नाम है और उसके साथ साथ मिलता जुलता नाम इसे बिल्कुल भी ना दो। तो यहाँ पर उसे नया नाम देती है और कहती है क्योंकि यहाँ पर नया आया है तो हम लोग इसे नॉविस का नाम देंगे। तो ब्रूट कहता है तो फिर ठीक है नॉविस, आज के बाद से तुम यहाँ पर मेरी केयर में रहोगे, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारा गार्डियन हूँ, तो फिर मैं ही तुम्हारा ध्यान रखूंगा। और इसी के साथ सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर लाइन बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है। तो लाइन जो है वो बढ़कर आगे उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन इसी के साथ दिखाते हैं कि ब्रूट जो है वो नॉविस को उसके गले से पकड़ता और उसे उठाकर नीचे फेंक देता और कहता है कि जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाओगे, वो मॉन्स्टर हमारी तरफ आगे बढ़ा है। तो नॉविस जब ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होता है, साथ ही वहाँ पर चिल्ला रहा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अब ब्रूट यहाँ पर नहीं बचेगा। तो लाइन सीधा ऊपर की तरफ जाता है, जाकर ब्रूट को एक जबरदस्त पंच मारता है और उसी पंच के साथ ही वो वहाँ पर ब्रूट को मार डालता है। ब्रूट के मरने के साथ ही नॉविस क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा था, वो छत को तोड़कर अंदर गिरता है जहाँ पर अंकल बबून बैठे होते हैं। तो उसके गिरने के साथ अंकल बबून कहते हैं कि मुझे लगता है कि हालात कुछ ज्यादा बुरे हो चुके हैं, इसका मतलब यह है कि मुझे भी यहाँ पर फाइट करना पड़ेगी। तो नॉविस से कहता है अंकल बबून अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रूट और स्काडा वो सभी लोग मर चुके हैं, वो वेसल्स जो यहाँ पर अटैक करने के लिए वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो अंकल बबून उसे कहते हैं कि मुझे पता है दोनों वेसल्स बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए तुम सभी को यहाँ पर से रिट्रीट करना होगा, तुम सभी को यहाँ से जाना होगा। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 116 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब यहाँ पर आगे क्या होने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ब्रूट के मरने के बाद नॉविस जो होता है अंकल बबून के कैबिन में गिरता है, जहाँ पर अंकल बबून से कहता है कि तुम सभी को यहाँ पर से रिट्रीट करना होगा। तो वो कहता है कि हम सभी लोग बस इसी तरह अपने बेस को छोड़कर चले जाएंगे। अंकल बबून उसे कहता है कि हाँ तुम सभी लोग यहाँ पर से चले जाओगे, लेकिन मैं यहीं पर रुकने वाला हूँ, मुझे वो करना है जो मुझे यहाँ पर रुककर करना चाहिए। और इसी के साथ ही वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर सभी के सभी एल्व्स को यूज कर इन वेसल से फाइट करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर फाइट टू डेथ करूंगा, जबकि तुम सभी को यहाँ पर से जाना होगा। अंकल बबून वहाँ पर अपनी एक स्पेशल टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जिसकी मदद से वो सारे के सारे एल्व्स को अपनी बॉडी के साथ जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो कहता है कि अंकल आप ये क्या कर रहे हैं, क्या आप ये सारे के सारे पैरासाइट एल्व्स को अपनी बॉडी के साथ जोड़ने वाले हैं? तो वो कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर इन सभी को जोड़कर लाइफ टू डेथ करने वाला हूँ, कि मैं उन सभी से तब तक फाइट करूंगा जब तक तुम सभी को लोग यहाँ पर से सेफली नहीं निकल नहीं जाओगे। तो नॉविस कहता है क्या ये काम करेगा? तो वो कहते हैं हाँ ये काम करेगा। क्या तुम्हें वहाँ पर सामने एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, जाओ जाकर उस बॉक्स को ओपन करो। तो हमारा नॉविस जो होता है जैसे जाकर उस बॉक्स को अपने हाथ में पकड़ता है, तो इसी के साथ ही एक एल्व जो कि उड़ने वाला होता है वो जाकर उसके साथ बाइंड हो जाता है। अंकल बबून उसके साथ उसे वहाँ पर से खुद बहुत उड़ा देते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें यहाँ पर से जाना होगा। इस बॉक्स के अंदर एल्व्स को बनाने का तरीका लिखा हुआ है, इसके अंदर एक सर्टिफिकेट लिखा हुआ है कि तुम यहाँ पर एल्व्स को बना सकते हो, और साथ ही सारे का सारा मेथड भी इसके अंदर है। तो आज के बाद से ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, आज के बाद से तुम यहाँ पर एल्व्स को क्राफ्ट करोगे। कि वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था अंकल बबून ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा मत करो, मैं यहाँ पर रुककर फाइट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर सभी जाना नहीं चाहता। लेकिन बबून उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर अपनी ड्यूटीज को पूरा करना है, मैं एक सोल्जर हूँ और सोल्जर की मौत ही मरूंगा। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि नॉविस जो होता है उड़ने वाला जो पैरासाइट एल्व होता है उसके साथ वहाँ पर से घर के अंदर से बाहर निकलता है। तो लाइन कहता है कि ये लड़का तो यहाँ पर से भागने की कोशिश कर रहा है, इसे क्या लगता है कि यहाँ पर से भागकर जा सकता है, और वो बड़ी तेजी के साथ जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे वो नॉविस के करीब पहुंचता है, इसी के साथ ही उस घर की छत टूटती है और उसके अंदर से एक बड़ा सा ड्रैगन एल्फ निकलता है और वो अपने क्लास के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। ड्रैगन जो होता है वो अपने दांतों के अंदर वहाँ पर लाइन को बाइंड करने की कोशिश करता है, लेकिन लाइन अपना पंजा घुमाकर ड्रैगन की गर्दन काट देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे रोक पाओगे? लेकिन इसी के साथ ही उसी एल्फ के अंदर से वहाँ पर स्टीली एल्फ निकलता है और अपने स्टीली धागे के साथ वहाँ पर लाइन को बाइंड करने की कोशिश करता है। जब उसे वहाँ पर बाइंड करने की कोशिश कर रहा था, इसी के साथ ही वहाँ पर पाइल ड्राइविंग एल्फ निकलता है, जिसके पास एक बड़ा सा पिलर टाइप का हाथ होता है और उस पिलर के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। तो जब उसके ऊपर अटैक होता है तो उसी के साथ ही लाइन ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और ड्राम करके ग्राउंड के ऊपर गिरने के साथ ही वहाँ पर थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। जब किसी के साथ ही लाइन अब यहाँ पर हैमर एल्फ के साथ उसके ऊपर अटैक करने लगा है, वो एक बड़ा सा हैमर बनाकर उस एल्फ के ऊपर स्पाइक के साथ अटैक कर देता है और कहता है कि तुम सभी वेसल्स को यहाँ पर मरना होगा। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है दूसरी तरफ का दिखाया जाता है, जहाँ पर फ्लेमी जो होता है अभी वहाँ पर उनके ऊपर आग से अटैक कर रहा होता है। वहाँ पर सिकाडा और उसके साथियों के ऊपर उसने आग लगा दी होती है, वो सभी लोग आग में जल रहे होते हैं और नुत्सु को इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तो नुत्सु चिल्लाकर कहती है कि सिकाडा अब यहाँ पर मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें बचाने के लिए क्या करूँ?
हूँ, क्योंकि उसके पास जो एल्फ होता है उसके अंदर वाटर बिल्कुल खत्म हो चुका होता है। फ्लेमी उसे कहता है कि लगता है कि तुम्हारे पास यहाँ पर वाटर खत्म हो गया, इस वजह से अब तुम सभी कमजोर इंसानों की नस्ल को अब यहाँ पर जलकर मरना होगा, मैं तुम सभी को जलाकर हाक कर दूंगा। और इसी के साथ एक एल्फ जो होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसको भी वो जला देता है और कहता है कि सब कुछ बेकार है, तुम्हारे एल्फ मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि मेरी फायर बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा सुपीरियर है। तो ड्रैगन कहता है कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करें। वो नुसु से कहता है कि नुसु जल्दी से जाओ, जाकर उन सभी को वहां पर से निकाल कर लाओ, क्योंकि उसने अपने जो आर्मर एल्फ होता है उसे सामने की तरफ भेजकर फ्लेमी की फायर को ब्लॉक किया होता है। तो नुसु बड़ी तेजी के साथ भागती हुई जाती है, वहां पर 3 लोग तो जल रहे होते हैं, उन तीनों में से 2 को उठाकर वो बाहर की तरफ फेंक देती है, जिनकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। तो ड्रैगन जो होता है उसे कहता है कि हमारे पास यहाँ पर रीइंफोर्समेंट्स नहीं है, हमें यहाँ पर से निकल कर जाना होगा, हम यहाँ पर और ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। जबकि नुत्सु से कहते हैं हाँ ठीक है हम लोग निकलते हैं, मैं बस सिकाडा तक पहुंच गई। जैसे वो वहाँ पर सिकाडा तक पहुंचती है तो सिकाडा की हालत बहुत ज्यादा बुरी होती है, उसकी आधी बॉडी वहाँ पर जल चुकी होती है। तो सिकाडा उसे कहता है कि मुझे यहीं पर छोड़ जाओ, क्योंकि मैं तो वैसे भी यहाँ पर मरने वाला हूँ, बॉडी मेरी जलने की वजह से बहुत ही बुरी तरह से दर्द कर रही है, बाकी सभी लोगों को यहाँ पर से लो, सभी के साथ यहाँ पर से चली जाओ। जबकि नुत्सु इसी के साथ इसको याद करके वहाँ पर रोना शुरू कर देती है, क्योंकि जब वो पहली बार यहाँ पर आई थी तब से यहाँ पर सिकाडा उसे स्टोरी सुनाया करता था, इसी वजह से वो सिकाडा से काफी ज्यादा प्यार करती थी। तो नुत्सु को इस बात से बहुत गुस्सा आता है, वो एक जबरदस्त चीख मारती है और कहता है कि तुम कमीनो वेसल्स कहीं कि मैं तुम में से किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगी। और इसी के साथ ही वो फ्लेमी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी। जबकि ड्रैगन चलाकर उसे कहता है कि नुत्सु वापस आ जाओ, तुम उसके ऊपर अपने हाथों से अटैक करके उसे नहीं मार पाओगे। जबकि फ्लेमी भी उसे कहता है कि लड़की तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ अपने बेयर हैंड्स के साथ मेरे साथ फाइट कर सकती हो, हम यहाँ पर तुमसे इंफीरियर स्पीशीज के लोग हैं और तुम यहाँ पर बिना मॉन्स्टर के मुझसे फाइट नहीं कर सकती। और वो अपनी फ्लेम्स के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। जब वो फ्लेम्स के साथ अटैक करता है तो उसी के साथ ही नुत्सु नीचे की तरफ झुकती है और उसके अटैक्स को अवॉइड करते हुए आगे की तरफ बढ़ती है और कहती है कि मुझे कैप्टन जूई के उस अटैक को यूज करना होगा। कैप्टन जूई हमेशा एक स्पेशल स्किल को यूज करती थी, जिससे वो गर्दन को अपने हाथों के साथ मोड़कर अपने दुश्मन को मार देती थी। तो इसी के साथ ही वो स्पेशल टेक्निक को यूज करने के लिए आगे बढ़ती है, अपनी टांग को उसके गर्दन में डालती है, अपने हाथ को उसके माथे पर रखती है, जैसे उसकी गर्दन को वहां पर मोड़ने के लिए जोर लगाती है, इसी के साथ उसका हाथ स्लिप हो जाता है, यानी कि वो उस टेक्निक को ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाती। जब टेक्निक को ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाती, इसी के साथ ही वो फेल हो जाती है। तो फ्लेमी वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है, जब अपनी फ्लेम्स को रिलीज करता है तो नुत्सु पीछे की तरफ गिर जाती है, उसके बेचारी के कपड़े भी जल जाते हैं, जल गए हैं। फिर साथ ही फ्लेमी फिर से वहां पर अपनी फायर को रिलीज करता है और कहता है कि बेवकूफ लड़की, अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। जैसे वहां पर अपनी फायर से अटैक करता है, ड्रैगन भागता हुआ आगे बढ़ता है और आकर नुत्सु को उठा लेता है और उसे कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। और उनके पास एक बड़ा सा फ्लाइंग एल्फ होता है, जिसके साथ वो रस्सी के साथ लटक जाता है और उसे लेकर ऊपर चढ़ जाता है और कहता है कि हम लोग यहाँ पर से जा रहे हैं, हमें यहाँ पर से जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वेसल्स काफी ज्यादा पावरफुल है, लगता नहीं है कि हमारा बेस अब यहाँ पर बच पाएगा। जबकि फ्लेमी उसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर से भाग कर जा रहे हो। तो ये बात तो फाइनली यहाँ पर साबित हो गई कि इंसान बहुत ही कमजोर नस्ल के लोग हैं जो यहाँ पर से डर कर भाग रहे हैं। जबकि तुम में से कोई भी यहाँ पर मुझे रोकने के लिए नहीं आने वाला, तुम सभी लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हो, तो फिर ठीक है, मैं जाकर अपने कैदियों को बचाने वाला हूँ, मैं जाकर उनको रेस्क्यू करने वाला हूँ। तो इसी के साथ वो दरवाजा खोलकर अंदर जाता है, जहाँ पर पॉइजन लेडी होती है और वो बंधी हुई होती है। तो वहाँ पर पहुंचने के बाद उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर कितनी बार बचाऊंगा, पहले मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुमसे कहा था कि हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लेकिन तुमने नहीं किया था। तो क्या तुम यहाँ पर हमारे ग्रुप को ज्वाइन करने को तैयार हो? क्या तुमने देख लिया कि इंसान कितनी गंदी नस्ल के गंदी नाली के कीड़े हैं, वो हमारे जैसी हायर स्पीशीज के साथ किस तरह का बिहेव करते हैं, हमें उनको सबक सिखाना ही होगा, हमारे साथ हाथ मिला लो। तो यहीं पर से एक सीन जो होता है वो लाइन का भी दिखाते हैं कि लाइन जो ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है, इसी के साथ ही एल्फ जो होता है उसके ऊपर अटैक करता है। एल्फ अपने बड़े हैमर के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन इसी के साथ ही जो लाइन होता है उसे होश आ जाती है और लाइन अपना हाथ ऊपर की तरफ उठाता है और उस एल्फ को पकड़ लेता है। उस एल्फ के स्पाइक को वहां पर पकड़ता है और बबून उसे कहता है कि तुम यहाँ पर रेजिस्ट करना बंद करो, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम में से एक को तो मार कर ही मरने वाला हूँ। लेकिन इसी के साथ ही लाइन उठने के बाद अपने पंजे को घुमाकर उसके ऊपर एक स्लैश लगाता है। जब वो उस एल्फ के ऊपर एक स्लैश लगाता है तो स्लैश बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ती है। बबून उसे कहता है कि तुम इस स्लैश के साथ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, लेकिन इसी के साथ स्लैश घूमते घूमते ऊपर तक पहुंच जाती है, जहां पर मास्टर बबून उस बड़े एल्फ के अंदर होते हैं और उस बेचारे का एक बाजू काट जाता है। तो नॉविस अभी भी उसे दूर देख रहा होता है। नॉविस चिल्लाकर कहता है अंकल बबून प्लीज वहां पर से निकल आओ। लेकिन लाइन अब जहां पर अंकल बबून तो बिल्कुल भी निकलने नहीं देगा और बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ आगे बढ़ता है। अंकल बबून फिर से वहां पर पिलर एल्फ को यूज करते हैं और उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन लाइन जो होता है वो पिलर को जबरदस्त पंच मारता है। जब उसे पंच मारता है तो पिलर पीछे की तरफ गिर जाता है। फिर साथ ही जहां लाइन होता है वहां पर गम गम करते हुए बहुत सारे पंचेस की बरसात करता है। वो इतने सारे पंचेस मारता है कि वहां पर से एल्फ जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं और साथ ही वहां पर उन एल्फ को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो अपना हाथ जाकर अंकल बबून के मुंह पर लगाता है और इसी के साथ वो उसे एल्फ के अंदर से खींचकर बाहर निकाल लेता है। लाइन ने मास्टर बबून को उसके सर से पकड़ रखा होता है, उसका सर उसके हाथ के अंदर होता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर कमजोर गंदी नाली के कीड़ो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर हमसे फाइट कर जीत सकते हो? चाहे तुम कितनी कोशिश क्यों ना कर लो, तुम लोग इस फाइट को नहीं जीत सकते। जबकि मास्टर बबून वहाँ पर हंसना शुरू कर देते हैं और नुत्सु कहता है अंकल बबून को वहाँ पर क्या हो गया, वो मरने वाले और वहाँ पर हंस रहे हैं। ड्रैगन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मास्टर बबून यहाँ पर अब अपने फाइनल मूव को यूज करने वाले हैं। ये हमारा फाइनल प्लान था जो मास्टर बबून ने मेरे साथ बैठकर डिस्कस किया था। नॉविस कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, वो वहाँ पर क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 117 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अंकल बबून का फाइनल मूव क्या होने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।
तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जब मास्टर बबून को वहां पर लाइन पकड़ लेता है, इसी के साथ ड्रैगन कहता है कि लगता है कि मास्टर बबून वहां पर अपने फाइनल मूव को यूज करने वाले हैं। नॉमिस कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, कौन सा फाइनल मूव। मास्टर बबून जो होते हैं वहां पर लाइन से कहता है कि बेवकूफो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग इस फाइट को जीत चुके हो, लेकिन अफसोस कि यहाँ पर इतनी फाइट करने के बावजूद तुम लोग इस फाइट को हार चुके हो। मुझे अच्छी तरह से पता था कि मैं यहाँ पर इस फाइट को जीत नहीं सकता, क्योंकि मेरे पैरासाइट सेल्स इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे। मैं तो बस यहाँ पर टाइम बाय करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो सभी लोग यहाँ पर रेंज से बाहर चले जाएं। अब जबकि वो यहाँ से काफी दूर जा चुके हैं, तो फाइनली वक्त आ चुका है यहाँ पर अपने आखिरी प्लान को यूज करने का। अब मैं यहाँ पर बिल्कुल फ्री होकर अपने आखिरी प्लान को एक्टिवेट कर सकता हूं। इसी के साथ ही वहां पर वो ग्राउंड के नीचे से दिखाता है कि ग्राउंड के नीचे स्टाइल हिलना शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर से रोशनी निकल रही होती है। तो ये देखकर लाइन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। यहीं पर से एक बैकग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहां पर मास्टर बबून जो होता है वो ड्रैगन से बात करते हुए उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर एक ऐसा प्लान बनाया जिससे हम लोग पूरे के पूरे बेस को उड़ा देंगे। मैंने इस बेस के नीचे बहुत सारे ऐसे एल्व्स डाल दिए हैं जो कि बॉम्ब की तरह काम करेंगे। अगर कभी जरूरत पड़ती है तो पूरी बेस को उड़ा दूंगा। तो ड्रैगन उसे कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, अगर वैसे भी कहीं वो फट गए तो हम सभी लोग मारे जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये प्लान बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो मास्टर बबून उसे कहता है कि नहीं, वो एल्व्स इतनी जल्दी से नहीं फटने वाले, वो एल्व्स सिर्फ और सिर्फ मेरे मरने के साथ ही फटेंगे। जब मैं मरूंगा तभी वो एल्व्स फटेंगे। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हमारे पर कभी यहाँ पर वेसल्स अटैक कर देते तो हम लोग अपने बेस को वेसल्स के हाथ नहीं चढ़ने दे सकते। इसी वजह से हम पूरे बेस को उड़ा देंगे और वहाँ पर जितने वेसल्स होंगे सारे के सारे मर जाएंगे। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि ग्राउंड के नीचे जो एल्व्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, उनके साथ ही वहाँ पर बेस फटने वाला होता है। और साथ ही वो अपने एल्व्स की मदद से वहाँ पर लाइन को बाइंड कर लेते हैं ताकि वहाँ से भागकर ना जा सके। मास्टर बबून वहाँ पर जोर जोर से हंस रहे होते हैं और कहते हैं कि अब तुम सभी लोग यहाँ पर मेरे साथ ही मरने वाले हो। तो नॉमिस कहता है कि मास्टर बबून आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, जबकि ड्रैगन वहाँ पर बिल्कुल खामोश होता है। और साथ ही वहाँ पर एक धमाका होता है, लेकिन धमाका इतना बड़ा नहीं होता जितना उसने सोचा था। ड्रैगन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ एक साइड का हिस्सा ही वहाँ पर ब्लोन अप हुआ है, बाकी के हिस्से को वहाँ पर बॉम्ब क्यों नहीं एक्टिवेट हुए। तो ये देखने के बाद मास्टर बबून भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या, मुझे तो लगा था कि पूरे का पूरा बेस उड़ेगा, फिर यहाँ पर आधा हिस्सा क्यों उड़ा है और बाकी के एल्व्स एक्टिवेट क्यों नहीं हुए। और इसी के साथ ही दिखाता है कि पॉइजन लेडी ने वहाँ पर अपने पॉइजन की मदद से ग्राउंड के नीचे जितने एल्व्स होते हैं उनमें से आधे एल्व्स को वहाँ पर डीएक्टिवेट कर दिया होता है। तो वो कहता है कि मैं टाइम रहते हुए सिर्फ आधू को ही डीएक्टिवेट कर पाई। टेमी उसे कहता है कि लड़की तुम तो वाकई में काफी ज्यादा कमाल की हो, तुम तो यहाँ पर काफी अच्छे से काम कर सकती हो। तो लाइन उसे कहता है कि यंग लेडी तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। फिर साथ ही फ्लेमी से कहता है कि लाइन अब बस करो, चलो जल्दी से इस बंदे से निपटो और हम लोग यहाँ पर से निकलने वाले हैं। तो लाइन जो होता है अपना पंच बनाता है बबून को मारने वाला होता है। तो इसी के साथ बबून जो होता है वहाँ पर उनकी तरफ देखकर कहता है ड्रैगन गुड बाय, उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरा बदला लोगे। जबकि मास्टर ड्रैगन ऊपर से खड़ा है सब कुछ देख रहा होता है और कहता है चलो जल्दी से यहाँ पर से निकलते हैं। मैं यहाँ पर वादा करता हूँ कि अगली बार मैं वाइन तभी पीऊंगा जब मैं यहाँ पर इन सभी को पकड़कर एक एक को पकड़कर मार नहीं डालता। मैं किसी एक वैसल को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर साथ ही वहाँ पर मास्टर बबून को पंच पड़ता है, मास्टर बबून वहीं पर मर जाते हैं। मास्टर बबून के मरने के बाद फ्लेमी कहता है कि ये लोग तो यहाँ पर से भागकर चले गए, लाइन क्या हम लोग इनका पीछा करें, क्या इन सभी को पकड़कर मारना जरूरी है या फिर इनमें से कुछ को छोड़ दे जैसा कि हमारा इनिशियल प्लान था। कहता है चलो छोड़ो इनको, क्योंकि उनके पास अब यहाँ पर स्पिरिट मॉन्स्टर्स भी नहीं बचे जिससे वो हमसे फाइट कर सके। हम यहाँ पर किसी और को ढूंढने के लिए आए, तो चलो जल्दी से उसे चलकर ढूंढते हैं। तो वो उसकी बेसमेंट में जाते हैं, वहाँ पर बेसमेंट में जाकर उन्हें रस्टी मिलता है। तो वो जाकर उसे देखते हैं, तो वो उसे कहता है क्या ये मर चुका है, क्या ये वाकई में मर चुका है। लाइन उसे कहता है कि हाँ ये वाकई में मर चुका है, क्योंकि इसने यहाँ पर हमारे लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया है, इसी वजह से इसने यहाँ पर अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना दिया, ये वाकई में मरा है। पॉइजन लेडी उनसे पूछती है कि ये कौन है, क्या ये कोई बहुत ही खास था। तो लाइन उसे कहता है कि ये हमारा बहुत ही खास सोल्जर था, हालांकि ये हम दोनों का सीनियर था और हमारी तरह ही काफी ज्यादा पावरफुल था। फ्लेमी कहता है कि इसे इतनी जल्दी क्या थी, अगर ये वहाँ पर थोड़े दिन निकाल जाता तो हम लोग यहाँ पर आकर इसकी जान बचा लेते, लेकिन इसने वहाँ पर अपने बलिदान दे दिया, इसने अपनी बॉडी को वहाँ पर स्टोन में चेंज कर दिया। मास्टर लाइन से कहता है कि तुम यहाँ पर इसके बारे में ऐसी बात मत करो, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि ये डेमिगॉड से हमसे भी ज्यादा प्यार करता है और जिसने जो कुछ भी किया वो सिर्फ और सिर्फ डेमिगॉड के लिए किया है। और जबकि हम सभी लोग यहाँ पर एक ही कास्ट के लिए फाइट कर रहे हैं, तो फिर हम लोग यहाँ पर इसके बलिदान को जाया होने नहीं दे सकते, हमें इसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। इसने हमारे लिए जो कुछ भी किया उस सबके लिए इसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। फ्लेमी कहता है कि आज मैं यहाँ पर इस बात से वादा करता हूँ कि रस्टी और हम सभी लोगों ने मिलकर जो सपना देखा था, हम उस सपने को जरूर पूरा करेंगे। इंसान एक बहुत ही लो लेवल की नस्ल है और इंसान यहाँ पर दोबारा कभी भी हमें थ्रेटन नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से वो पास्ट में यहाँ पर नुकसान पहुंचाते रहे हैं, हम लोग इंसानों की एग्जिस्टेंस को इस दुनिया से मिटा देंगे या फिर इंसानों को गुलाम बनाकर उनके पर राज करेंगे। साथ ही वो कहता है कि सबसे पहले हमें यहाँ पर उस वेल से निमटना होगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं वेल से फाइट कर रहा था उसने मेरे अटैक्स को काउंटर किया था। हम अगर यहाँ पर उस वेल से फाइट करके उसे निमट लेते हैं तो उसके बाद हमारे लिए ये रास्ता बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। हमने अभी वहाँ पर 4 वेसल्स की टीम को वहाँ पर भेजा है जो लिंग्जाओ क्लैन को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा, जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर बेस को डिस्ट्रॉय किया है। फिर दोनों वहाँ पर रस्टी के सामने रेस्ट एंड पीस कहते हैं और उसे वहाँ पर गुड बाय बोलते हैं और साथ ही वहाँ पर रिटर्न ऑफ द डेमिगॉड बोलकर पूरे के पूरे बेस को जला देते हैं। फ्लेमी वहाँ पर अपनी आंख के साथ पूरे बेस को जलाकर राख कर देता है। इसके साथ ही नेक्स्ट सीन में फिर से लिंग्जाओ क्लैन का दिखाया जाता है। लिंग्जाओ क्लैन का सीन वहीं पर से दिखाते हैं जहाँ पर उस सीन को खत्म किया था। तो मिस गावलिंग जो थी अपने हाथ में रिंग को लेकर खड़ी होती है और कहती है कि ये क्या, इस रिंग को क्या हो गया है, लगता है कि उनकी बेस के ऊपर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। फिर साथ ही वहाँ पर बेल बजना शुरू हो जाती है। तुम्हारा ल्यू फेंग कहता है कि ये तो हमारी सेक्टर की बेल है जो उस वक्त बजाई जाती है जब हमारे पर अटैक हो, लेकिन इस वक्त तुम्हारे पर आधी रात के वक्त कौन अटैक कर सकता है। इसके साथ ही गावलिंग उन लोगों से कहता है किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, मैं अभी यहाँ पर पूरे एरिया को स्काउट करती हूँ। अपने बटर रैबिट को बाहर निकालती है ताकि वो बटर रैबिट ऊपर जाकर पूरे एरिया को स्कैन कर सके। तो बटर रैबिट ऊपर हवा में चला जाता है, वहाँ पर जाने के बाद उसकी आंखों की मदद से पूरे एरिया को स्कैन करती है। गावलिंग कहता है कि मेरे और बटर रैबिट के दरमियान में अभी भी सेंसरी कनेक्शन है, जो वो देख सकती है वो मैं भी देख सकती हूँ। और उसे पता चलता है कि सेक्टर को चारों तरफ से घेर लिया गया, चारों तरफ से 4 दुश्मन है जो कि उन लोगों ने हमारे पर अटैक किया है। तो
तो वो कहती है कि यहाँ पर चारों डायरेक्शन में हमारे पर अटैक हुआ है। तो डांडे कहता है क्या इस वक्त रात के इस वक्त चारों डायरेक्शन से हमारे पर अटैक करना, इसका मतलब यह है कि ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और वेल प्लान अटैक है। वेसल्स का अटैक हो सकता है। तुम्हारा ल्यूफेंग कहता है हो सकता है। तो गावलिंग उनसे कहती है लेकिन हमारे पास जो यहाँ पर वेसल हंटर्स की टीम की रिंग थी वो तो टूट चुकी है, वो काम नहीं कर सकती। इसका मतलब यह है कि हमें यहाँ पर खुद इनसे निपटना होगा। तो गावलिंग कहते हैं कि तो फिर ठीक है, हमें यहाँ पर अपने 9 डिफेंस प्लान को एक्टिवेट करना होगा। और इसी के साथ ही गावलिंग जो है वहाँ पर सॉलिड विंड के साथ, इसी के साथ ही गावलिंग जो है अपनी बटर रैबिट की मदद से वहाँ पर अपने सभी डिसाइपल्स को सिग्नल देती है कि उसने वहाँ पर 9 डिफेंस प्लान को एक्टिवेट कर दिया है। तो 9 डिफेंस प्लान जो है वो एक ऐसा प्लान होता है जिसमें 8 लेवल की फॉर्मेशन स्टेज से जितने भी लो लेवल के मॉन्स्टर्स वाले डिसाइपल्स होते हैं उन सभी को एक बंकर के अंदर भेज दिया जाएगा जहाँ पर वो लोग सेफ रह सके। और उसके बाद जितने भी यहाँ पर बाकी के डिसाइपल्स हैं जो कि पावरफुल है उन सभी को फाइट करने के लिए आगे भेजा जाएगा। और इसी के साथ उन सभी लोगों को वहाँ पर डिफेंसिव अरे के मुताबिक उन्हें बताया जाएगा कौन सी डायरेक्शन में जाकर कौन सी ओपोनेंट के साथ फाइट करनी है ताकि वो लोग परफेक्टली वहाँ पर जाकर फाइट कर सके। इस गावलिंग जो है वो वहाँ पर सेंटर में रहेगी और उन सभी को वहाँ पर इंस्ट्रक्शन देती रहेगी। इसी के साथ वो लोग को वहाँ पर बताना स्टार्ट करते हैं कौन किस साइड के ऊपर जाएगा। तो जब वहाँ पर उनसे कहते हैं क्या तुम सभी को समझ आ गई, तो वो तीनों से कहते हैं हाँ हमें समझ आ गई। तो गावलिंग कहते हैं चेंजी यहाँ पर क्यों नहीं बोला। सभी लोग अब यहाँ पर चेंजी की तरफ देखते हैं कि वो यहाँ पर बोला क्यों नहीं। तो क्योंकि वो वहाँ पर सेंसरी कनेक्शन से निकलकर वहाँ पर इंटीग्रेशन स्टेज के ब्रेक थ्रू के लिए बैठा होता है। तो वो लोग कहते हैं कि इस बेवकूफ को क्या पड़ी थी इतनी जल्दी यहाँ पर ब्रेक थ्रू की इंटीग्रेशन स्टेज में पहुंचने की, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इस वक्त ये बहुत ज्यादा वेनरेबल है। तो डांडे कहता है कि मैं आगे बढ़कर इसको जगाऊं। तो ल्यूफेंग कहता है नहीं हम इसे बिल्कुल भी जगा नहीं सकते, ना इसका ब्रेक थ्रू खराब हो जाएगा। तो गावलिंग कहते हैं तो फिर ठीक है, मुझे लगता है कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर रीअरेंज करना होगा। और उनको दोबारा से डायरेक्शंस बताती है और कहती है हम सभी लोगों को यहाँ पर अपनी अपनी डायरेक्शन में जाना होगा। जबकि जिस तरफ खतरा कम है वहाँ पर किन फेंग यानी कि वहाँ पर भी एक लड़का है जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। किन फेंग वहाँ पर के एरिया को संभालेगा और तुम सभी लोग अपनी अपनी डायरेक्शन में चले जाओ। तो वो कहते हैं ठीक है सेक्टर लीडर, हम लोग अभी जाते हैं। और वो तीनों वहाँ पर से निकल जाते हैं। जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 118 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्योंकि इनके सेक्टर के ऊपर 4 वेसल्स ने अटैक किया। तो क्या ये लोग वेसल्स के सामने टिक पाएंगे, क्योंकि वेसल्स को तो आपने देख लिया वो कितने पावरफुल हैं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, बीस्ट ट्रैवलर के एपिसोड 119 के साथ हाजिर हूं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि रात के वक्त का सीन होता है जब यहाँ पर पहले वेसल्स ने अटैक किया। तो इसी के साथ ही वेस्ट लिविंग क्वार्टर्स का सीन दिखाते हैं जहाँ पर डिसाइपल्स जो होते हैं अपने क्वार्टर्स के अंदर सो रहे होते हैं। इसी के साथ उनकी दीवार टूट जाती है। सभी डिसाइपल्स जल्दी से उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब जो अचानक से यहाँ पर क्या हुआ, क्या यहाँ पर एक धमाका हुआ है, क्या किसी का स्पिरिट मॉन्स्टर है। तो वो सामने देखते हैं तो वहाँ पर सामने एक वेसल होती है जो कि वाइन की पावर्स को यूज कर सकती है। तो इसी के साथ वो वाइन के साथ उनके पर अटैक करती है। तो वो सभी लोग जल्दी से पीछे की तरफ बढ़ते हैं ताकि उसके अटैक को अवॉइड कर सके। वो सामने इस लड़की की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ये क्या है, क्या ये एक स्पिरिट मॉन्स्टर है या फिर क्या चीज है जी यहाँ पर वाइन्स की पावर को अपने हाथ से कैसे यूज कर रही है। तो जैन चिल्लाकर कहता है कि हमारे पास अटैक हुआ है, जल्दी से जाकर अलार्म को बजा दो। और इसी के साथ ही वो लोग जाकर अलार्म को बजा देते हैं। तो वो लड़की वहाँ पर आने के बाद उनसे कहती है कि बताओ कि तुम में से ल्यूफेंग कौन है। तो सभी लोग कहते हैं कि ये कौन है और यहाँ पर हमारे लिंग्जाओ क्लैन के पास अटैक क्यों कर रही है। तो उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो अपने बारे में नहीं बताती और कहती है लगता है कि तुम में से कोई भी ल्यूफेंग नहीं है, तो मेरी तो किस्मत ही खराब है। और इसी के साथ ही वो कहती है कि जबकि तुम में से कोई ल्यूफेंग नहीं है तो फिर तुम सभी को यहाँ पर मरना होगा। और साथ ही वो अपनी वाइन्स के साथ उनके पास अटैक करना स्टार्ट करती है। जबकि ब्रदर जैन जल्दी से अपने ट्री मॉन्स्टर को रिलीज करता है और कहता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा रश है, हम लोग डिसएडवांटेज में हैं, हम सभी को जल्दी से जल्दी बाहर निकलना होगा, हम इस फाइट को बाहर लेकर चलते हैं। और इसी के साथ ही जैसे वो बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के बाद उन्हें सामने बटर रैबिट दिखाई देता है। वो बटर रैबिट को देखने के बाद कहते हैं कि हमारी मास्टर ने यहाँ पर हमारी ग्रैंड मास्टर ने 9 डिफेंस प्लान सिग्नल दे दिए हैं, हमें यहाँ पर उस प्लान को एक्टिवेट करना होगा। तो इसी के साथ ही जो लोग यहाँ पर फॉर्मेशन लेवल के 8 से कम होते हैं उन सभी को बंकर में ले जाया जाता है ताकि वो सभी लोग सेफ रह सके। और बाकी सभी लोगों से कहा जाता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर फाइटिंग के लिए तैयार हो जाओ और ऑर्डर्स के लिए तैयार रहो। इसी के साथ ही नॉर्थ अरीना का सीन दिखाते हैं। नॉर्थ की तरफ जहाँ पर लॉन्गलिन होता है यानी लॉन्ग नीटियान होता है। तो लॉन्गलिन वहीं पर बैठा होता है, वहाँ पर उसने प्रैक्टिस की होती है। वो आधी रात के वक्त प्रैक्टिस ही कर रहा होता है। उसने वहाँ पर काफी अच्छा किया होता है, इसी वजह से वो काफी ज्यादा खुश होता है। अपने ड्रैगन से कहता है ड्रैगन तुम यहाँ पर बहुत ही अच्छा कर रहे हो और मैं मुझे लगता है कि यहाँ पर शहर के लोग इस तरह से कल्टीवेट करते हैं, इसी वजह से हमसे ज्यादा बेहतर है। यहाँ पर एक दिन की ट्रेनिंग मेरे पूरे 1 महीने की गाँव की ट्रेनिंग के बराबर है। तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर एक और लैब देखें, एक और बार यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन इसी के साथ वो साइड की दीवार की तरफ देखता है तो वहाँ पर से दीवार अपने आप गायब हो जाती है। तो वो अपनी आंखें मलना शुरू कर देता है, कहता है कहीं रात ज्यादा तो नहीं होगी जिसकी वजह से मैं अभी नींद में हूँ और मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा। और इसी के साथ दिखाते हैं कि वहाँ पर दीवार टूटने के बाद वहाँ पर से एक वेसल निकल आता है जो कि अर्थ टाइप होता है। तो अर्थ टाइप वेसल वहाँ पर से निकलता है। वो उसे कहता है कि ये क्या हो रहा है, इस बंदे ने अचानक से यहाँ पर से दीवार को कैसे तोड़ दिया और क्या ये कोई मैजिशियन है। और इसी के साथ ही वो अर्थ टाइप का वेसल जो होता है वो उसे देखने के बाद कहता है लड़के तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम ल्यूफेंग हो, इसका मतलब यह है कि तुम्हें मरना होगा। और साथ ही वहाँ पर वो अर्थ टाइप की पावर्स को यूज करते हुए मिट्टी का एक बड़ा सा पत्थर बनाता है और उस पत्थर को उसकी तरफ फेंक देता है। तो लॉन्गलिन कहता है कि ये क्या, ये तो मेरे पास अटैक कर रहा है। उसने यहाँ पर वो एक्सप्लेन भी नहीं किया कि ये है कौन और यहाँ पर मेरे पास अटैक क्यों कर रहा है। तो फिर साथ ही लॉन्गलिन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है लेकिन ये एक परफेक्ट चांस है, मैंने अभी भी यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस को खत्म किया है तो मैं इस बंदे के पर अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि मैंने क्या अपने ड्रैगन के साथ बेहतर किया या नहीं। तो जैसे वहाँ पर वो अटैक करने के बारे में सोच रहा था, इसी के साथ ही ब्रदर डांडे वहाँ पर पहुंच जाता है। वहाँ पर पहुंचने के बाद अपनी शैडो कैट से कहता है कि उस पत्थर को काट दो। उस पत्थर को काट देती है। तो लॉन्गलिन कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर जो मेरा शिकार है मैं यहाँ पर इसके साथ प्रैक्टिस करने वाला हूँ। जबकि डांडे इसे कहता है कि हमारे सेक्टर के ऊपर अटैक हुआ है, तुम अपने सामने जिस चीज को देख रहे हो वो एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर है
और तुम यहाँ पर इसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए जल्दी से भाग जाओ। तो वो कहता है लेकिन यहाँ पर मुझे तुम्हारी मदद करनी है, अगर तुम्हारे सेक्टर के ऊपर अटैक हुआ है तो फिर मुझे तुम्हारी मदद करने दो। डांडी से कहता है नहीं, तुम यहाँ पर मेरे रास्ते में आ रहे हो, अगर तुम्हें मदद ही करनी है तो फिर जाओ जाकर सेक्टर मास्टर के चैम्बर में। वहाँ पर देखो ज़ेंगी बैठा होगा, वो एक ब्रेक थ्रू कर रहा है जिसकी वजह से वो अपनी जगह से हिल नहीं सकता, वहाँ से उठ नहीं सकता, उसे प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो वो कहता है क्या ज़ेंगी इस वक्त कहाँ पर है, मैं अभी वहाँ पर जाता हूँ, जाकर उसे प्रोटेक्ट करता हूँ। वो भागता हुआ वहाँ से ग्रैंड मास्टर के क्वार्टर की तरफ चला जाता है। यहीं पर से साउथ मेन हॉल की तरफ दिखाया जाता है, साउथ जहाँ पर मेन दरवाजा होता है। हमारा ल्यू फेंग भागता हुआ दरवाजे के पास पहुंचता है। जब वो वहाँ पर पहुंचता है तो उनके दरवाजे के ऊपर से उनका जो बैनर लगा होता है वो भी टूट चुका था और उसने उसके तख्ते को उखाड़ कर अपने हाथ में पकड़ रखा होता है। तो वहाँ पर जो उसके सामने वैसल आता है वो बीस्ट टाइप का वैसल होता है और उसके पास बियर की पावर होती है। तो हमारा ल्यू फेंग उसे कहता है कि तुम लोग इतनी रात के वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो मॉन्स्टर से कहता है कि लगता है कि तुम ही ल्यू फेंग हो, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि तुम यहाँ पर मेन दरवाजे के ऊपर ही आओगे, तुम वाकई में यहाँ पर आ गए हो। बियर उसे कहता है कि तुम्हें सच बताऊं तो हम सभी लोग यहाँ पर तुम्हारी वेल के लिए आए हैं, हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट है, हम तुम्हारी वेल को मारने के लिए आए हैं। लेकिन अब जबकि हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो फिर हम तुम्हारे पूरे के पूरे सेक्टर को तबाह करने वाले हैं। हम तुम में से किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे क्योंकि तुम्हें हमारे सीक्रेट के बारे में पता चल चुका है। हम नहीं चाहते कि यहाँ पर ज्यादा लोगों को हमारे सीक्रेट के बारे में पता चले। लास्ट टाइम तो हमारे सीनियर रस्टी के हाथ से बचकर निकल गए थे, तुम्हारे पास काफी सारी मदद थी, लेकिन इस बार तुम्हारी मदद करने के लिए भी कोई यहाँ पर नहीं आने वाला, क्योंकि इस बार हम लोग स्पेशली यहाँ पर वेल को काउंटर करने के लिए आए हैं। हम जितने भी लोग यहाँ पर आए उन सभी के एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं कि तुम्हारी वेल को काउंटर कर सकते हो और तुम्हारी वेल हमारे सामने टिक नहीं पाएगी। जैसे कि मुझे देख लो, मेरे पास यहाँ पर बियर की पावर और बियर जो होते हैं उन्हें मछली खाना बहुत ज्यादा पसंद है। तुम्हारा ल्यू फेंग उसे कहता है कि तुम भी यहाँ पर वेल के बारे में जानते हो, लास्ट टाइम भी एक बंदे ने हमारे पर अटैक किया था, मिनरल टाइप का स्टील की बॉडी वाला बंदा, क्या तुम उसे जानते हो। तो वो कहता है कि हाँ हम उसे जानते हैं, हमारा सीनियर है, उसका नाम सीनियर रस्टी है। और ल्यू फेंग से कहता है कि जब तुम्हारा सीनियर हमारे सामने नहीं टिक पाया, वो भी मर चुका है, तो फिर तुम लोग यहाँ पर इतने कॉन्फिडेंट क्यों हो कि तुम हमें हरा सकते हो। तो इसी के साथ ही बियर उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने वहाँ पर उसे अकेले हराया था। सीनियर रस्टी इतने पावरफुल इंसान है कि वो अकेले तुम्हारे पूरे सेक्टर को ओब्लिटरेट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर अजीब लोग आए थे, यानी कि वहाँ पर वेसल हंटर्स आए थे, उनके पास अजीब मॉन्स्टर्स थे जिनकी मदद से उन्होंने यहाँ पर सीनियर रस्टी को काबू कर लिया, वरना सीनियर रस्टी को काबू करना उनके बस की बात भी नहीं थी। ल्यू फेंग सोच रहा था कि इन्हें तो यहाँ पर काफी सारे इंटेल हासिल है, यानी कि इन्हें वेसल हंटर्स की टीम और उनके मॉन्स्टर्स के बारे में पता है। लगता है कि इनके स्पाइस इस वक्त अलायंस और वेसल हंटर टीम्स के अंदर भी मौजूद है। इसके साथ ही बियर उसे इन्फॉर्मेशन देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें एक और बात बताऊं कि इस बार तुम्हारी मदद करने के लिए कोई भी यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि हमारे हायर अप रैंक्स में से 2 ऑफिसर जो है इस वक्त मेन हेडक्वार्टर में गए हुए हैं, जहाँ पर वेसल हंटर्स का मेन हेडक्वार्टर है, और वो उसको जाकर तबाह कर चुके होंगे। अब उनमें से भी कोई यहाँ पर तुम्हारी मदद को नहीं आने वाला। तो हमारा ल्यू फेंग उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है और कहता है क्या ये लोग वेसल हंटर्स के हेडक्वार्टर के ऊपर जाकर अटैक करने वाले हैं। तो बियर उसे कहता है कि लड़के, क्या तुम्हें याद नहीं है कि सीनियर रस्टी के खिलाफ तुम्हारी जो लिंगजाओ क्लैन की मेन फोर्स थी उसने फायर की थी, लेकिन इसके बावजूद वो सभी लोग सीनियर रस्टी के सामने नहीं टिक पाए थे। हालांकि वहाँ पर वेसल हंटर टीम ने आकर उसको सबड्यू किया था। अगर तुम लोग अकेले वहाँ पर होते, जरा खुद सोच कर देखो, क्या तुम उसके सामने बच पाते, तुम सभी लोग मर चुके होते। और इसी तरह सेम यहाँ पर हमारे साथ भी है, क्योंकि हम यहाँ पर 4 वेसल्स हैं। हालांकि हमारी पावर लेवल सीनियर रस्टी से कम है, लेकिन इसके बावजूद तुम सभी से निमटने के लिए काफी है। ल्यू फेंग से पूछता है मुझे ये बताओ कि तुम्हारी पावर लेवल्स उन दोनों सीनियर्स के मुकाबले में कितनी है जो कि वेसल हंटर्स बेस के ऊपर अटैक करने के लिए गए हैं। तो वो कहता है कि हम दोनों की हमारी पावर लेवल्स जो है इतनी नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग यहाँ पर विगोर स्टेज में, जबकि वो लोग डिवाइन फेज में है। इस वजह से वो सीनियर जो कि इस वक्त बेस के ऊपर अटैक करने के लिए गए हैं वो हमसे ज्यादा पावरफुल है। तो डिवाइन फेज का मतलब मेटामॉर्फोसिस स्टेज है और विगोर स्टेज का मतलब इंटीग्रेशन स्टेज है। लोगों ने यहाँ पर अपनी स्टेजेस बनाई हुई हैं। तो थोड़ी देर के बाद वहाँ पर ज़ेंग और उसकी टीम भागती हुई बाहर आ जाती है। वो तीनों बच्चे जो कि हमारे ल्यू फेंग के साथ मिशन के ऊपर गए थे, तो वो कहते हैं कि सीनियर ब्रदर ल्यू वहाँ पर है। तो उसे कहते हैं सीनियर ब्रदर ल्यू हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, बताया हम तुम्हारी कैसे मदद करें। तो हमारा ल्यू फेंग उनसे कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर से जाओ, तुम सभी लोगों को ईस्ट की तरफ जाना होगा, वहाँ पर जाकर किनफैंग की मदद करो, उसे जाकर मेरा एक मैसेज देना, उसे जाकर बताना कि तुम्हारा सामना जिसके साथ हुआ है ये एक स्पिरिट मॉन्स्टर है, एक स्पिरिट मॉन्स्टर जो कि एबिलिटीज को डायरेक्टली यूज कर सकता है और इन्हें वेसल्स कहा जाता है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर इसको इंसान समझकर इसके ऊपर तरस नहीं खाना और फुल ऑन अटैक करो। तो सिस्टर जीसू कहती है क्या तुमने यहाँ पर क्या कहा, ये स्पिरिट मॉन्स्टर है, ये स्पिरिट मॉन्स्टर का मतलब है कि ये ह्यूमनॉइड टाइप के मॉन्स्टर्स हैं। तो जाओ कहता है तो फिर यहाँ पर बात कैसे कर सकते हैं, जबकि ज़ेंग उनसे कहता है कि बस करो, बातें करना बंद करो। सीनियर ब्रदर ल्यू ने यहाँ पर ऑर्डर्स दिया है कि मैं ईस्ट की तरफ जाकर किनफैंग की मदद करनी है, तो चलो जल्दी से हम लोग वहाँ पर जाते हैं और जाकर उसे मैसेज डिलीवर करते हैं। सभी लोग ज़ेंग के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, वहाँ पर से ईस्ट की तरफ चले जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर अपनी एपिसोड 119 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये सभी डिसाइपल जो है यहाँ पर अपने वेसल्स को कैसे काउंटर करने वाले हैं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ज़ेंग जो था अपने साथियों को लेकर वहाँ पर से ईस्ट की तरफ किनफैंग की मदद करने के लिए निकल जाता है और रास्ते में अपने साथियों से कहता है कि बेवकूफो, तुम यहाँ पर सीनियर ब्रदर ल्यू से किस तरह के सवाल कर रहे थे, हम लोग उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर इसलिए नहीं रुक सकते क्योंकि तुम्हें पता है कि उसके सीक्रेट को किसी के सामने पता नहीं चलना चाहिए। वो अपने सीक्रेट मॉन्स्टर को वहाँ पर रिलीज करने वाला है, वो सनफ्लावर रिफ्लेक्सिया को यूज करेगा और हम सभी लोग वहाँ पर उसके रास्ते में आ जाएंगे। तो वो सभी लोग कहते हैं, हम लोग उस बारे में तो बोल ही गए थे कि सीनियर ब्रदर ल्यू फेंग के पास उनका सनफ्लावर है जो कि उनकी बॉटक में रहता है और वो लोग और वो उस बीस को हमारे सामने यूज करने में काफी ज्यादा हिचकिचा रहे होंगे। ऊपर से उनका मॉन्स्टर इतना पावरफुल है तो
हमें उनकी मदद करने की जरूरत भी नहीं है। तो हमें जल्दी से जल्दी किनफैंग के पास पहुंचना होगा, जाकर उसे मैसेज देना होगा कि ये ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर्स हैं और जो यहाँ पर डायरेक्टली एबिलिटीज को यूज कर सकते हैं। इसी के साथ ही वो इस साइड पे पहुंच जाते हैं और वहाँ पर पहुंचने के बाद वो सीनियर ब्रदर किन से कहते हैं, सीनियर ब्रदर किनफैंग हम तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। तो किनफैंग उनसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर होशियार रहना होगा, हमारे सामने जो बंदा अपीयर हुआ है उसने अभी तक अपने स्पिरिट मॉन्स्टर को भी रिलीज नहीं किया और काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो वो से कहता है कि सर हम लोग यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज लेकर आए हैं। सीनियर ब्रदर ल्यूफेंग ने आपके लिए एक मैसेज भिजवाया। उन्होंने कहा है कि ये बंदा जो हमारे सामने अपीयर हुआ है इनको वेसल कहते हैं और ये लोग जो है ये ह्यूमनॉइड टाइप के मॉन्स्टर्स हैं और ये डायरेक्टली एबिलिटीज को यूज कर सकते हैं। तो ये बात सुनने के बाद किनफैंग और उसके साथी काफी हैरान होते हैं और कहते हैं क्या ह्यूमनॉइड टाइप के मॉन्स्टर्स हैं, क्या तुम वाकई में सच कह रहे हो? तो वो कहते हैं हम लोग यहाँ पर सच कह रहे हैं। किनफैंग कहता है तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या करें, अब हम यहाँ पर सीनियर ब्रदर ल्यू के मुताबिक इनसे फाइट कर सकते हैं। हमें पहले इनके एबिलिटीज को देखना होगा और उसके बाद इनको काउंटर करना होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर ग्रैंड मास्टर को एक मैसेज भिजवाते हैं और इसी के साथ ही वहाँ पर मैसेज भेजते हैं। तो ग्रैंड मास्टर को मैसेज मिलता है जिसके साथ ही ग्रैंड मास्टर उनकी एबिलिटीज को वहाँ पर एनालाइज करना स्टार्ट करती है। तो जैसे वो एनालाइज करती है इसी के साथ ही वो एक बुक के ऊपर सभी को लिखी जा रही होती है और वहाँ पर उसे पता होता है कौन सी साइड के ऊपर कौन सा मॉन्स्टर अपीयर हुआ था, कौन सा वेसल अपीयर हुआ है। काउलिंग को वहाँ पर पता है कि वहाँ पर कौन कौन सी एलिमेंट्स और कौन कौन सी टाइप के मॉन्स्टर्स आए हैं। तो वो कहती है कि जहाँ पर तो चारों टाइप के मॉन्स्टर्स हैं जो कि वेल को काउंटर करने के लिए ही बने हैं। लगता है कि ये सभी लोग स्पेशली यहाँ पर वेल को मारने के लिए आए हैं। तो सिस्टर गाउलिंग कहती है कि लास्ट टाइम के एक्सपीरियंस के बाद मुझे यहाँ पर अब काफी कुछ नया पता चला है। लास्ट टाइम वेसल हंटर टीम को मैनेज करते हुए मैंने देखा था कि वो लोग किस तरह से यहाँ पर हंटर्स को उनको काउंटर अटैक करते हैं। तो मैं भी यहाँ पर उसी सेम टेक्निक को यूज करने वाली हूँ। मैं उन डिसाइपल्स को उस जगह के ऊपर भेजूंगी उस वेसल से फाइट करने के लिए जिनके पास वैसे मॉन्स्टर्स हैं जो उनको काउंटर कर सके। इस तरह हमारी फाइट बहुत आसान हो जाएगी। और इसी के साथ ही गाउलिंग जो होती है अपने बटर रैबिट की मदद से वहाँ पर सभी को सिग्नल देना स्टार्ट करती है। सभी लोग उसके सिग्नल्स को समझते हैं और इसी के साथ ही सभी लोग वहाँ पर आसपास भागना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जो वाइन टाइप की मॉन्स्टर होती है जिसे मैं वाइनी कहूंगा, तो वाइनी जो होती है सिस्टर जुई के सामने होती है। सिस्टर जुई अपने पांडाचान को लेकर उसके सामने खड़ी होती है। तो वाइनी उसे कहती है कि तुम्हारे सारे साथी तो डर कर भाग गए, तुम यहाँ पर अभी खड़ी करके क्या कर रही हो? तो सिस्टर जुई से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो भाग कर गए हैं? और इसी के साथ ही कहता है कि कुछ और डिसाइपल्स भागकर उस जगह के पर पहुंच जाते हैं और अपने मॉन्स्टर्स को रिलीज करते हैं। तो उनके पास जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो वाइन्स को काउंटर अटैक करने के लिए होते हैं। और इस बात से वाइनी काफी हैरान होती है और कहती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सभी के सभी मॉन्स्टर्स तो मुझे काउंटर करने के लिए क्योंकि मेरे पास वाइन एबिलिटी है। दूसरी तरफ ल्यूफेंग का सीन दिखाता है कि ल्यूफेंग बियर से कहता है कि ये बात तो ठीक है कि तुम लोग यहाँ पर से हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हमारे पर अटैक करने के लिए आए हो, लेकिन तुमने एक गलती कर दी कि तुम्हें यहाँ पर इस बारे में नहीं पता था कि हमें भी इस बारे में पता था कि तुम लोग यहाँ पर आने वाले हो। क्या तुम उस बटर रैबिट को वहाँ पर देख रहे हो? हमें अच्छी तरह से पता था कि तुम यहाँ पर अटैक करने के लिए आओगे, इसी वजह से हमने पूरी तैयारी की हुई है। अगर तुम उस रस्टी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो इसका मतलब है कि तुम सभी लोग आज इसी जगह के पर मरने वाले हो। तो बियर उसे कहता है कि लड़के तुम्हारा मुंह तो कुछ ज्यादा ही चलता है, लेकिन बहुत ही जल्दी तुम्हें यहाँ पर समझ आ जाएगी कि हम तुम्हारे पूरे के पूरे सेक्टर को इस बार बर्बाद कर देंगे। इस बार हम लोग कुछ भी नहीं छोड़ने वाले। इस बार हमने सिर्फ और सिर्फ वेल और तुम्हारे मास्टर को ही मारा था, लेकिन इस बार हम लोग पूरे सेक्टर को बर्बाद कर देंगे। और साथ ही वो तख्ते को तोड़ देता है जिसके ऊपर उनके सेक्टर का नाम लिखा था। और ल्यूफेंग की इस तख्ते के साथ काफी सारी यादें जुड़ी हुई है। तो ल्यूफेंग कहता है कि पहली बार मैंने सेक्टर के नेम प्लेट जो थी वो खुद लिखी थी, उसके ऊपर नाम भी मैंने खुद अपने हाथों से लिखा था। हालांकि वो इतना अच्छा नहीं था। इस बार जो हमारी सिस्टर गावलिंग ने लिखा है इसकी तरह का तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर भी इसके साथ हमारी काफी यादें जुड़ी है। तो ल्यूफेंग कहता है जबकि तुमने यहाँ पर इसको तोड़ा है तो फिर लगता है कि यहाँ पर फाइटिंग मूड में आना ही होगा। इसी के साथ वो अपनी वेल को रिलीज करता है और दूसरी तरफ गावलिंग को उसके बारे में पता चलता है। तो गावलिंग कहती है कि लगता है कि ब्रदर ल्यूफेंग वहाँ पर अपनी फाइट को संभाल लेगा, वहाँ पर मुझे कोई भी टैक्टिक्स यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग यहाँ पर थर्ड लीग में प्रमोट हुए इसी के साथ ही अब हमारे ऊपर यहाँ पर अटैक्स होना शुरू हो गए हैं। लगता है कि इन सभी लोगों को अपने लिंक्स ऑफ क्लैन की स्ट्रेंथ दिखाने का वक्त आ चुका है। तुम्हारा ल्यूफेंग अपनी वेल को रिलीज करता है और वेल को रिलीज करने के बाद बियर कहता है कि ये क्या इसने यहाँ पर वेल को रिलीज कर भी दिया, वो भी इतनी जल्दी। यहीं पर से हमें वाइनी का सीन दिखाता है कि वाइनी अपने सामने वाले मॉन्स्टर्स को देखकर काफी हैरान होती है क्योंकि वहाँ पर रैट होता है जो फायर से उसे जला सकता है, वहाँ पर एक बड़ा सा केकड़ा होता है जो कि उसकी वाइन्स को कट कर सकता है, और साथ ही वहाँ पर एक को क्या कहते हैं इस छोटे से कीड़े को, हाँ, एक छोटा सा कैटरपिलर होता है जो कि उसको खा सकता है क्योंकि कैटरपिलर्स पत्तों को खाते हैं। कहते हैं कि तुम सभी के पास यहाँ पर ऐसे एट्रीब्यूट्स वाले मॉन्स्टर्स हैं जो कि मुझे काउंटर कर सकते हैं, तुम लोग कुछ ज्यादा ही लकी हो। ये सब कुछ बेकार है क्योंकि तुम सभी लोग चाहे यहाँ पर इस तरह के मॉन्स्टर्स लेकर क्यों ना आए हो, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर विगोर स्टेज में, इसका मतलब है कि तुम सभी लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, तुम्हारे मॉन्स्टर तो यहाँ पर फॉर्मेशन स्टेज में है। इसी के साथ वाइनी अपने दोनों हाथों से वाइन्स निकालती है और कहती है कि चाहे तुम लोग यहाँ पर मुझे काउंटर करने के लिए मेरे सेम एट्रीब्यूट्स को यूज कर लो, लेकिन इसके बावजूद तुम लोग यहाँ पर मुझे हरा नहीं पाओगे क्योंकि मेरी पावर लेवल तुमसे ज्यादा है। अब यहाँ पर देखो मैं तुम्हारे खिलाफ क्या करती हूँ। इसी के साथ अपनी वाइन्स निकालकर उनके पर अटैक करती है। सिस्टर जुई कहते हैं कि सभी लोग रेडी हो जाओ और पांडाचान वहाँ पर एक जबरदस्त रोल लगाता है। वो पांडाचान से कहते हैं कि पांडाचान जल्दी से आगे बढ़ो, जाकर इसकी वाइन्स को पकड़ लो, इसकी वाइन्स को पकड़कर इसे अपनी तरफ खींचो। जब वो वहाँ पर अपना हाथ आगे बढ़ाकर वाइन्स को पकड़ने लगता है, लेकिन इसी के साथ ही क्योंकि वो वाइनी जो होती है अपनी वाइन्स को कंट्रोल कर सकती है, वो अपनी वाइन्स को उसके हाथ के पास से निकाल लेती है और वो पीछे की तरफ निकल जाती है। तो वो वाइन जो होती है वहाँ पर पांडाचान के हाथ से निकल जाती है और पीछे जाने के बाद वो जो कैटरपिलर होती है वो उसको खाने लगती है, लेकिन वो उसके पास से भी निकल जाती है। और फिर केकड़ा जो होता है अपनी क्ला के
अंदर उसको काटने लगता है, लेकिन उसके पास से भी निकल जाती है। और जो हमारा रैट होता है वो फायर से अटैक करता है, लेकिन वो उस फायर अटैक को भी अवॉइड कर लेती है। और साथ ही वो उनसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर इन वायंस को किसी दूसरे मॉन्स्टर की वायंस की तरह समझ सकती हो। मैं यहाँ पर चाहे तो जिस तरह से मर्जी इनको मोड़ सकती हूँ, मैं इनको कंट्रोल कर सकती हूँ। ये वायंस मेरी मर्जी से काम करती है, तुम लोग तो यहाँ पर मेरी वायंस को टच भी नहीं कर पाओगे। सिस्टर जूही कहती है कि अब तो यहाँ पर इसके ऊपर अटैक करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है और ऊपर से अपनी वायंस को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकती है। लगता है कि मुझे यहाँ पर दूसरा तरीका यूज करना पड़ेगा। और इसी के साथ ही सिस्टर जूही जो है पांडा चान से कहती है कि टैक्टिक 34 को यूज करो। जब वो ये कहती है, इसी के साथ ही वाइन इनके ऊपर अटैक करती है और कहती है कि अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है, और अपनी वाइन के साथ मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले वो चूहे के ऊपर अटैक करती है। वो फायर रैट जो होता है उसकी चेस्ट के ऊपर एक स्लैश लगती है। इसी के साथ ही कैटरपिलर की बॉडी के ऊपर भी एक होल हो जाता है, और उस बड़े केकड़े का जो क्ला होता है उसका क्ला भी वहां पर उसकी वाइन के साथ टूट जाता है। तो वो तीनों मॉन्स्टर्स वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं, जबकि उनके जो मास्टर्स होते हैं वो भी यहाँ पर उसके लिए काफी ज्यादा उदास हो रहे होते हैं। तो वाइन कहती है कि देखो यहाँ पर तुम्हारे मॉन्स्टर्स तो बहुत ज्यादा वीक है, और तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर हम वेसल्स के खिलाफ फाइट कर सकते हो। तुम लोग तो यहाँ पर अपने मॉन्स्टर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, मॉन्स्टर्स तुम्हें क्या प्रोटेक्ट करेंगे। और साथ ही वो उनके ऊपर भी अटैक कर देती है। वो तीन वायंस के साथ उनके ऊपर अटैक करती है। जैसे वो उनके ऊपर अटैक करती है, इसी के साथ ही वो मास्टर्स वहां पर से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि हमने इन्हें पकड़ लिया। और इसी के साथ ही वो केकड़ा जो होता है उठकर खड़ा होता है और इसी के साथ उसकी वाइन को काट देता है, उसी क्ला के साथ जिस क्ला को उसने वहां पर तोड़ दिया था। और दूसरी तरफ से फायर रैट जो होता है वो भी अपनी फायर के साथ उसकी दूसरी वाइन को जला देता है। और तीसरी तरफ से कैटरपिलर भी उड़ती है और उसकी वाइन को खाना शुरू कर देती है, और उसको खाते खाते उसके करीब पहुंचती है और साथ उसके बाजू के ऊपर अटैक करती है, जिससे उसका बाजू जख्मी हो जाता है। और उसकी तीसरी वाइन को वहां पर पांडा चान पकड़ लेता है। तो पांडा चान ने उसकी वाइन को पकड़ रखा होता है। सिस्टर जूही से कहती है कि तुम तो हमारे जाल में फंस गई। तो वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने यहाँ पर तुम्हारे चारों मॉन्स्टर्स को हिट किया था, फिर यहाँ पर वो बिल्कुल सही सलामत कैसे हैं। तो इसी के साथ ही उसे बताती है क्या तुमने सुना नहीं, हमने यहाँ पर कहा था कि हम टैक्टिक 34 को यूज करने वाले हैं। ये हमारी एक चाल थी, वो सब कुछ फेक था जो भी तुमने यहाँ पर देखा था। टैक्टिक 34 का मतलब ये होता है कि हम लोग अपने ओपोनेंट को यहाँ पर अपनी पावर्स को अंडर एस्टिमेट करने का मौका देंगे। वो सोचेगा कि इनकी पावर्स बहुत ज्यादा कमजोर है, वो यहाँ पर गलती करेगा और अब हमने तुम्हें पकड़ लिया है। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 120 का एंड करेंगे। तो क्या यहाँ पर वाइन इतनी आसानी से हारने वाली है, लेकिन इनके पास भी एक सीक्रेट पावर है, और वो सीक्रेट पावर है बैटल मोड की। क्योंकि सभी ने अभी तक यहाँ पर अपनी बैटल मोड को एक्टिवेट नहीं किया। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सिस्टर जूही जो थी अपने टैक्टिक 34 को यूज करते हुए वाइन को काउंटर अटैक कर लेती है, और एंड के ऊपर पांडा चान जो होता है उसकी वाइन को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है ताकि उसे एक पंच मार सके। तो जैसे वो उसे अपनी तरफ खींचकर अपना पंच बनाता है ताकि उसे पंच मारे, इसी के साथ ही वाइन जो होती है अपनी बैटल मोड को एक्टिवेट कर लेती है। तो वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पे इतनी आसानी से मुझे हरा सकते हो। तो बैटल मोड को एक्टिवेट करने के बाद उसकी बॉडी के ऊपर वहाँ पर एक आर्मर बन जाता है जो कि वाइन के साथ ही बना होता है, और पांडा चान भी जख्मी हो जाता है। पांडा चान पीछे की तरफ हटता है, उसका ब्लड बह रहा होता है। तो हमारी जूही से कहती है क्या तुम ठीक हो, तो वो वहाँ पर रोर करता है और कहता है मैं ठीक हूँ। और इसी के साथ ही अब यहाँ पर वाइनी की तरफ दिखाते हैं कि उसकी स्पेशल बैटल मोड का नाम बैबलेस आर्मर होता है। कि वाइनी वहां पर सोच रही होती है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मेरे अटैक्स की वजह से इनकी बॉडीज के ऊपर ज्यादा नुकसान नहीं पहुंच रहा। मेरे सामने जो पांडा है वो भी विगर स्टेज में है, यानी कि वो विगर स्टेज के 6 लेवल पर है। इसका मतलब यह है कि वो भी मेरे जितना ही पावरफुल है। हमें यहाँ पर जो इंटेल मिली थी उसके मुताबिक हमें कहा गया था कि ये लोग जो है इतने पावरफुल नहीं है, लेकिन उनके पास जो मॉन्स्टर्स है वो तो विगर स्टेज में पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही वो सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि पहले मुझे यहाँ पर कमजोर मॉन्स्टर्स को मारना चाहिए, उसके बाद मैं अकेले इस पांडा के साथ फाइट कर सकती हूँ, क्योंकि वो सभी लोग यहाँ पर मुश्किल कास्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे इन सभी छोटे मॉन्स्टर्स को मारना है। तो अपना टारगेट सेट करती है और कहती है कि सबसे पहले मुझे यहाँ पर इस कैटरपिलर का कुछ करना होगा, जिसकी ग्नाइंग एबिलिटी काफी ज्यादा खतरनाक है, जो कि मेरी वाइन्स को अपने अंदर डिवावर कर सकता है। और इसी के साथ ही बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ती है ताकि वो जाकर कैटरपिलर के ऊपर अटैक कर सके। लेकिन वो लड़का जो होता है अपने कैटरपिलर को समन बैक करता है, वहां पर से भागकर चला जाता है। ये देखकर वाइनी कहती है कि ये क्या हो रहा है, तुम यहाँ पर से भागकर कैसे जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। और इसी के साथ ही उसका पीछा करने लगता है, लेकिन पांडा चान उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो वो उसको अवॉइड करते हुए जल्दी से पीछे की तरफ बढ़ती है और कहती है मैं यहाँ पर पांडा को अवॉइड करना चाहती हूँ, इससे मैं बाद में फाइट करूंगी, पहले मुझे यहाँ पर छोटे मॉन्स्टर से निपटना होगा। पहले जाकर उसको ढूंढियो जो यहाँ से भाग कर गया है। मुझे लगता है कि उसे पता है कि वो उसका मॉन्स्टर जो मरने वाला है, इसी वजह से वो भाग कर गया है। जैसे वो वहाँ पर से भाग कर जाने लगते हैं, इसी के साथ ही वो साइड के ऊपर देखते हैं। साइड के ऊपर जो केकड़ा होता है, केकड़े के क्लास के ऊपर आग लगी होती है, क्योंकि वहाँ पर जो रैट होता है, फायर रैट और केकड़ा दोनों मिलकर वहाँ पर काम कर रहे थे और अपनी एबिलिटीज को वहाँ पर कंबाइन कर रहे होते हैं। ये देखकर वाइनी और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर केकड़ा अपनी बॉडी के ऊपर आग तो लगाए हुए है। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि वहाँ पर एक और लड़का पहुंच जाता है जिसके पास एक और मॉन्स्टर होता है। उसके पास एक क्लाउड मॉन्स्टर होता है जो कि अपने मुंह से बादल फेंकता है, जो कि सॉलिड फॉर्म में हो जाते हैं। तो वो उसके साथ वहाँ पर उसकी वाइनी की बॉडी को बांध लेता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर सिस्टर ने स्पेशली भेजा है। सिस्टर ने कहा है कि यहाँ पर मेरी एबिलिटी काम आएगी, इसी वजह से मैं यहाँ पर कैटरपिलर को रिप्लेस करने के लिए आया हूँ। मैंने अपने क्लाउड्स के साथ इसकी वाइन्स को कवर कर दिया है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी के आर्मर के ऊपर जो कांटे हैं वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो वाइनी वहाँ पर अंदर से डर गई होती है, चिल्लाकर कहती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें यहाँ पर वेल को काउंटर करने के लिए भेजा गया था, लेकिन ये सभी लोग यहाँ पर उन्हीं मॉन्स्टर्स को लेकर आ रहे हैं जो कि हमें काउंटर कर सकते हैं। लगता है कि मेरी वाट लगने वाली है। तो यहीं पर से हमें नॉर्थ साइड का सीन दिखाया जाता है। नॉर्थ साइड के ऊपर जहाँ पर शैडो
कैट जो होती है वहाँ पर अर्थ टाइप के बंदे से फाइट कर रही होती है। अर्थ टाइप का वेसल जो होता है वहाँ पर ग्राउंड के अंदर से पत्थर निकालता है और उनके पर अटैक करता है, जबकि वहाँ पर ब्रदर डांडाई के साथ और लड़के भी होते हैं। तो एक लड़के ने वहाँ पर अपने पास टर्टल को रिलीज किया होता है। टर्टल के पास स्पेशल एबिलिटी घास की होती है, तो वहाँ पर उन पत्थरों को ग्रास में चेंज कर देता है, जिसकी वजह से उनका इफेक्ट कम हो जाता है। और दूसरी तरफ से वो मड अटैक करता है, तो वहाँ पर ब्रदर जैंग का बड़ा सा ट्री होता है, तो ब्रदर जैंग का ट्री जो होता है उस मड को निकल जाता है, क्योंकि मड के खिलाफ ट्री जो होते हैं वो पावरफुल होते हैं। और इसी के साथ ही ब्रदर जाओ भी वहाँ पर होता है, वो अपने टोर्नेडो मॉन्स्टर के साथ वहाँ पर होता है और कहता है कि बाकी सब कुछ मेरे पर छोड़ दो, और वहाँ पर जितना मिट्टी का अटैक होता है उसको टोर्नेडो की मदद से क्रश कर देता है। इसी के साथ ही शैडो कैट जो होती है वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। जैसे वो उसके करीब पहुंचते हैं, इसी के साथ ही इस अर्थ टाइप के वेसल को क्या नाम दें, क्यों ना इसे अर्थी बोला जाए। तो अर्थी जो होता है वहाँ पर अपने सामने एक वॉल क्रिएट कर लेता है, वो एक मड की वॉल क्रिएट करता है, लेकिन शैडो कैट क्योंकि टेलीपोर्ट कर सकते हैं, तो वो टेलीपोर्ट करने के बाद वहाँ पर मड वॉल को पार कर लेती है और अर्थी के करीब पहुंचने के बाद उसके ऊपर अपने पंजे से अटैक करती है। तो उसके पंजे का अटैक जो होता है सीधा उसके मुंह पर लगता है, लेकिन क्योंकि अर्थी वहाँ पर अर्थ की पावर को यूज कर सकता है, वो अपनी बॉडी के ऊपर एक पावरफुल अर्थ शील्ड बना लेता है, जिसकी वजह से उसके चेहरे को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। हालांकि उसके चेहरे के ऊपर स्क्रैचेस लगते हैं, तो वो कहता है कि ये कमीनी बिल्ली तो यहाँ पर टेलीपोर्टेशन टेक्निक को यूज कर सकती है, अगर मैं यहाँ पर अपने चेहरे के ऊपर मड की स्पेशल स्किन को एक्टिवेट नहीं करता तो यहाँ पर इसने मेरे चेहरे के टुकड़े कर देने थे। साथ ही वो भी यहाँ पर यही सोच रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है, हम सभी लोग यहाँ पर वेल को काउंटर करने के लिए आए थे, लेकिन मेरे खिलाफ यहाँ पर जितने भी लोग फाइट कर रहे हैं उन सभी के पास स्पेशल मॉन्स्टर है जो मुझे काउंटर कर सकते हैं। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर सीरियस होना होगा, और इसी के साथ ही वो वहाँ पर बैटल मोड में चला जाता है। सीरियस होने के बाद वहाँ पर ग्राउंड के अंदर चला जाता है, बिल्कुल एक मॉल की तरह। तो वो ग्राउंड के अंदर जा रहा था, तो ब्रदर जैंग कहता है कि तो बहुत ही बुरा है, दुश्मन अंडरग्राउंड हो रहा है। तो ब्रदर डांडाई उनसे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर इसको पकड़ता हूँ, और अपनी शैडो कैट से कहता है कि उसके ऊपर अटैक करो। तो शैडो कैट वहीं पर से अपने पंजे से अटैक करती है, लेकिन वो ग्राउंड के अंदर गायब हो जाता है और उसका पंजे का अटैक जो होता है उसको हिट नहीं कर पाता। तो वो लोग कहते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्या हमने उसे हिट किया? तो ब्रदर डांडाई कहता है नहीं, हम उसे हिट नहीं कर पाए, और इसी के साथ ही वो नीचे से निकलता है, ग्राउंड से निकलकर वो जाओ के ऊपर अटैक करता है। वो अपने एक मिट्टी के स्पाइक के साथ जाओ की पीठ के ऊपर अटैक करता है। तो जाओ कहता है ये तो बहुत ही बुरा है, वो तो अंडरग्राउंड में रहकर भी हमारे पर अटैक कर सकता है। तो ब्रदर डांडाई सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग जल्दी से यहाँ पर पोल्स के ऊपर चढ़ जाओ, हमें यहाँ पर से ग्राउंड के ऊपर रहना होगा। तो जैसे वो लोग यहाँ पर पोल्स के ऊपर चढ़कर खड़े हो जाते हैं, इसी के साथ ही ग्राउंड के अंदर से एक पत्थर निकलता है और उनके ऊपर अटैक होता है, यानी कि वो ग्राउंड के अंदर रहकर भी वहाँ पर पत्थरों को भी फेंक सकता है और स्पाइक्स भी निकाल सकता है। तो डांडाई कहता है ये तो बहुत ही बुरा है, इसकी एबिलिटी तो यहाँ पर बहुत ज्यादा तंग करने वाली है, ये ग्राउंड के अंदर छुपकर अपने आप को बचा सकता है और साथ ही हमारे पर अटैक भी कर सकता है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? इसी के साथ जाओ कहता है कि वो देखो वहाँ पर है। वो लोग उसके ऊपर अटैक करते हैं, वो फिर से ग्राउंड के अंदर चला जाता है और थोड़ी देर के बाद फिर से वहाँ पर से निकलता है, लेकिन इनकी मॉन्स्टर्स जो होते हैं उसके सामने अब बेकार हो चुके होते हैं, क्योंकि वो टर्टल के ऊपर, ट्री मॉन्स्टर के ऊपर, कहीं पर से भी जहाँ पर वो मॉन्स्टर होते हैं ग्राउंड के अंदर से निकलकर मिट्टी के स्पाइस के साथ अटैक कर रहा होता है। तो ये सभी लोग बेचारे अब काफी ज्यादा टेंशन में होते हैं, और अर्थी उन लोगों से कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम लोग यहाँ पर इतनी आसानी से हम वेसल्स को हरा सकते हो? इसी के साथ एक लड़का चलाकर कहता है कि वो वहाँ पर है, वो फिर से बाहर निकला है। तो मैं डांडाई वहाँ पर सोच रहा था कि ये बार बार यहाँ पर सेम इंटरवल्स के साथ बाहर क्यों निकल रहा है। तो डांडाई को वहाँ पर एक बात समझ आती है। डांडाई कहता है मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर जो सोच रहा हूँ वो ये बिल्कुल वैसा ही है, ये सांस लेने के लिए यहाँ पर बाहर निकलता है, क्योंकि अगर ये ग्राउंड के अंदर रहकर अटैक कर सकता है तो ये ग्राउंड के अंदर ही क्यों नहीं रहता, ये हर थोड़े इंटरवल के बाद यहाँ पर ग्राउंड के अंदर से बाहर निकलता है। उसी के साथ ही मेरा डांडाई वहाँ पर उसका हिसाब लगाता है और कहता है कि अगर मेरा हाइपोथेसिस ठीक है तो मुझे लगता है कि थोड़ी देर में वो सांस लेने के लिए बाहर निकलेगा। और इसी के साथ वो चलाकर कहता है ब्रदर जाओ वहाँ पर देखो वो तुम्हारे नीचे से निकल रहा है, और इसी के साथ ही वो अपने टोर्नेडो को यूज करते हुए उसके स्पाइक को डिस्ट्रॉय करता है। तो डांडाई कहता है कि मुझे यहाँ पर देखना होगा कि वो कहाँ पर है। मेरी शैडो कैट बिल्कुल रेडी है, और इसी के साथ उसे महसूस होता है कि वहाँ पर मिट्टी के अंदर से निकलने वाला है। तो वो अपनी शैडो कैट से कहता है कि जाओ जाकर अटैक करो। तो शैडो कैट बड़ी तेजी के साथ टेलीपोर्ट करते हुए वहाँ पर जाती है। जैसे ही वहाँ पर ग्राउंड के अंदर से निकलने लगता है, इसी के साथ ही शैडो कैट उसके ऊपर अटैक कर देती है, और इस बार का अटैक भी जो होता है उसके चेहरे के ऊपर लगता है, लेकिन उसके चेहरे के ऊपर एक अर्थ शील्ड होती है जिसकी वजह से वो अपने आप को बचा लेता है। फिर से सेम वही होता है। तो डांडाई कहता है कि यहाँ पर मेरी शैडो कैट की पावर लेवल्स इतनी नहीं है कि मैं उसके चेहरे के ऊपर स्क्रैच डाल सकूं, क्योंकि उसकी चेहरे के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अर्थ की शील्ड है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँ? मैं शैडो कैट के लेवल को अब यहाँ पर इंक्रीज नहीं कर सकता, क्योंकि मैं फिलहाल के लिए इंटेग्रेशन स्टेज को पार नहीं कर सकता। शैडो कैट यहाँ पर 6 लेवल पर होती है इंटेग्रेशन स्टेज के, तो फिर मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर बड़ी आसानी से इसको मार सकते थे। ये बंदा हमारी वार जोन के आउटसाइड है, जिसकी वजह से हम लोग इसके ऊपर अटैक नहीं कर पा रहे, और हमारे पास यहाँ पर अर्थ के अंदर जाने वाला कोई मॉन्स्टर भी नहीं है। और इसी के साथ ही ब्रदर डांडाई जो होता है उसे यहाँ पर एक ख्याल आता है। वो कहता है कि मैंने यहाँ पर अभी क्या कहा, जिस मॉन्स्टर के साथ मुझे अंदर जाकर फाइट करनी है, इंटेग्रेशन स्टेज का जो अपना इनर सेल्फ है उसके साथ मुझे फाइट करनी है, और वो लाइट टाइप का है। मैं यहाँ पर सही सोच रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि लाइट टाइप के मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए मैं यहाँ पर वार जोन के अंदर जाकर उसे फाइट कर सकता हूँ। तो इसी के साथ ही हम लोग यहाँ पर अपनी एपिसोड को एंड करेंगे, और नेक्स्ट एपिसोड में आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर वार जोन के आउटसाइड रहकर वो कैसे जाकर अपनी इंटेग्रेशन स्टेज के इनर सेल्फ को हरा सकता है, और कैसे इंटेग्रेशन स्टेज के 6 लेवल को ब्रेक थ्रू कर सकता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ब्रदर डांडाई को वहाँ पर पता चलता है कि वो यहाँ पर इस सब की मदद से अपने लिए ब्रेक थ्रू को अचीव कर सकता है, क्योंकि उसे वहाँ पर एक नई बात पता चलती है कि अगर आउटर जोन में रहेंगे तो आउटर जोन में हम लोग रहकर अपने उस इनर सेल्फ को हरा सकते हैं। ठीक है, साथ ही ब्रदर डांडाई जो होता है अपने साथियों से कहता है कि मुझे यहाँ पर कवर करो, मैं यहाँ पर एक जरूरी काम करने के लिए जा रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पर टाइम नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन मैं कल्टिवेट करने के लिए यहीं पर बैठने वाला हूँ, मुझे लगता है कि मैं ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। तो वो लोग उसे कहता है ठीक है सीनियर ब्रदर, हम यहाँ पर तुम्हें कवर देंगे, और हमारा डांडाई जो होता है वहीं पर अपनी कैट को लेकर उसके साथ इंटेग्रेट कर जाता है। वहाँ पर इनर स्पेस के अंदर जाने के बाद हमारा डांडाई जो होता है वो
कहता है कि अब जबकि मैं यहाँ पर शैडो कैट बन चुका हूँ तो अपनी पास्ट की वो एक बात बताता है कि पहली बार जब वो इंटीग्रेशन स्टेज में गया था उस वक्त उसने वहाँ पर टेलीपोर्ट करने की कोशिश की थी कि वो टेलीपोर्ट करने के बाद क्या उसके करीब पहुंच सकता है, यानी कि अपनी जो इनर सेल्फ है उसके करीब पहुंच सकता है, क्योंकि उसका इनर सेल्फ जो है वो लाइट से बना हुआ है। उसने लाइट की मदद से अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लेजर बीम्स का जाल बिछा रखा है जो कि शैडो कैट के लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि उनको पार करके उसके करीब पहुंचा जा सके। इसी वजह से डांट नहीं कहता है कि पहली बार जब मैं यहाँ पर पहुंचा था तो मैंने यहाँ पर टेलीपोर्टेशन टेक्निक को यूज किया, लेकिन अचानक से मैं कहीं पर डार्क जोन में पहुंच गया जहां पर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और मुझे लगा कि शायद मैं किसी आउटर स्पेस के अंदर जाकर फंस गया हूं। इसी वजह से मैं जल्दी से रिट्रीट हो गया, मैंने जल्दी से अपने आप को वापस बुला लिया। मैं टेलीपोर्टेशन टेक्निक से उस जगह से बाहर निकलकर फिर से इनर स्पेस के अंदर आ गया था। लेकिन अब मुझे समझ आया कि अगर यहाँ पर मैं इसे गौर से देखूं तो ये क्या है, क्योंकि वो एक इनर स्पेस है। इनर स्पेस के अंदर जहाँ पर डार्कनेस है वहाँ पर डार्कनेस नहीं है असल में, बल्कि वो एक एम्प्टी स्पेस है जहाँ पर से मैं आगे बढ़ सकता हूँ, क्योंकि इसकी टेलीपोर्टेशन टेक्निक इसी तरह काम करती है। मुझे यहाँ पर सही तरह से अनुमान लगाना होगा सही जगह का कि वो इनर सेल्फ बंदा कहाँ पर खड़ा है। उसके बाद मैं नीचे से जाऊंगा जो कि आउट जोन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इस आउट जोन से नीचे की तरफ से टेलीपोर्ट करते हुए आगे की तरफ बढ़ता हूँ तो मैं अचानक वहाँ पर जाकर उसके पाँव के नीचे से निकल सकता हूँ और जाकर उसके पर अटैक कर सकता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अर्थी हमारे पास यहाँ पर अटैक कर रहा था। शैडो कैट की एबिलिटी की मदद से ये करना पॉसिबल है, तो फिर चलो यहाँ पर इसको आजमा कर देखते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा जो डांट नहीं होता है इसे, तो इसी के साथ ही वो अपनी शैडो कैट के साथ वहाँ पर टेलीपोर्ट करता है। टेलीपोर्ट करने के बाद वो आउट जोन में चला जाता है, यानी कि वो ब्लैक स्पेस के अंदर चला जाता है। ब्लैक स्पेस के साथ इसी के साथ ही वहाँ पर से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। तो वो तैरता हुआ उस जगह के ऊपर पहुंचता है जहाँ पर ऊपर उसका इनर सेल्फ खड़ा होता है। तो वहाँ पर पहुंचने के बाद वो शैडो कैट को वहाँ पर से टेलीपोर्ट करके बाहर निकालता है और बाहर निकालने के बाद इसी के साथ ही वो इनर सेल्फ के ऊपर अटैक कर देता है और सिर्फ एक ही अटैक के साथ वो इनर सेल्फ को हरा देता है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है इस साइड का दिखाया जाता है जहाँ पर थंडर टाइप का वेसल होता है। तो वो थंडर टाइप का वेसल होता है वहाँ पर अपनी थंडर को रिलीज करते हुए सामने उसके जो बीस्ट होते हैं उनके ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसके सामने जो बीस्ट होते हैं उसको काउंटर करने के लिए होते हैं। एक वहाँ पर सेंटीपीड होता है जो कि मेटल का बना होता है, तो एक वहाँ पर रेड होता है जो कि थंडर पावर को यूज करता है और एक साथ ही वहाँ पर एक फ्लावर होता है वो भी थंडर को यूज करता है। और इसी के साथ ही वहाँ पर एक स्टोन मैन होता है जो स्टोन मॉन्स्टर होता है, जहाँ पर उसके सामने जितने मॉन्स्टर्स होते हैं वो सारे के सारे उसको काउंटर करने के लिए होते हैं। तो इसी के साथ ही वो लोग कहते हैं कि अब यहाँ पर हम लोग इसको काउंटर अटैक कर सकते हैं। तो ब्रदर किंगपिंग वहाँ पर सोच रहा था कि मैं यहाँ पर देखूं तो मुझे यहाँ पर इसकी लाइटनिंग के बारे में देखना होगा कि यहाँ पर लाइटनिंग कहाँ से निकालता है। पहले मुझे लगा था कि इसके पास जो इसके मेटल गियर्स हैं उनकी मदद से यहाँ पर लाइटनिंग को कंडक्ट करता है। हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पर कोई ना कोई ओपनिंग ढूंढनी होगी और इसके मेटल गियर्स को डिस्ट्रॉय करना होगा। और इसी के साथ ही जैसे वो दूसरी तरफ मुल्क का अटैक करता है तो ब्रदर किंगपिंग जो होता है अपने क्रेन की मदद से उसके ऊपर एक बीम छोड़ता है। तो वो बीम जो होती है सीधी जाकर उसके मेटल गियर के ऊपर पड़ती है, लेकिन वो अपने आप को बचा लेता है। तो पीछे की तरफ बढ़ता और कहता है कि कमीने यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इनके पास जितने भी यहाँ पर मॉन्स्टर्स हैं वो सारे के सारे मुझे काउंटर करने के लिए। मैं यहाँ पर ऐसे मॉन्स्टर्स के ऊपर थंडर से कैसे अटैक करूंगा जो कि सारे के सारे थंडर से इम्यून है। फिर साथ उसे वहाँ पर हवा में बटर रैबिट दिखाई देता है। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये बटर रैबिट यहाँ पर इन सभी को सिग्नल दे रहा है, मुझे सबसे पहले इसको हराना होगा, इसको यहाँ पर आउट ऑफ चार्ट करना होगा ताकि हम लोग यहाँ पर आसानी से इस फाइट को जीत सके। इसी के साथ ही वो कहता है कि इनका जो भी मास्टर है जो कि बटर रैबिट को यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है, मुझे लगता है कि वो भी यहाँ पर जल्दी से आउट होने वाला है, क्योंकि हमारे पास भी एक सीक्रेट वेपन है, एक ऐसा वेपन जिसके बारे में लोगों को नहीं पता। इन्हें लगता है कि शायद हम लोग सिर्फ और सिर्फ 4 यहाँ पर आए, लेकिन असल में हम 4 नहीं है बल्कि 5 हैं। और इसी के साथ ही वो अपनी बैटल मोड को एक्टिवेट करता है और कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। कई बार से नेक्स्ट सीन जो होता है गाउलिंग का दिखाया जाता है कि गाउलिंग अपने रूम में खड़ी होती है, वहीं पर खड़े खड़े वो अपने जहाँ पर सारा हिसाब लगा रही होती है, साथ ही वहाँ पर बंदूक को जहाँ पर चेंज करना है उन सभी को चेंज कर रही होती है और वहाँ पर जहाँ पर फाइटर्स की जरूरत है वहाँ पर फाइटर्स को भेज रही होती है। इसी के साथ ही खिड़की खुलती है। जब वहाँ से खिड़की खुलती है तो वो गाउलिंग कहती है कि क्या अचानक से खिड़की कैसे खुल गई और अचानक से हवा कैसे आ रही है। फिर साथ ही वो कहती है कि मुझे लगता है कि टाइप वेसल जो है वो फिर से अंडरग्राउंड चला गया, क्योंकि उसे ज्यादातर ध्यान जो होता है यहाँ पर उन चारों वेसल्स के ऊपर रखा होता है। इसी वजह से वो वहाँ पर उनकी मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रही होती है, सोच रही होती है कि अब यहाँ पर हम लोग क्या करें। जब वो वहाँ पर किसी टाइप के मॉन्स्टर को भेजने की कोशिश करती है, इसी के साथ ही पीछे से एक वैज उठता है और वो वैज उठने के बाद सीधा आकर गाउलिंग के सर में लगता है। कोई वहाँ पर जोर से उसके सर में वो वैज मारता है और इसी के साथ ही गाउलिंग वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब गाउलिंग वहाँ पर बेहोश हो जाती है तो उसका बटर रैबिट भी वहाँ पर जख्मी होता है, क्योंकि दोनों के दरमियान में वहाँ पर सेंसरी कनेक्शन है और बटर रैबिट जो होता है ऊपर से नीचे ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। बटर रैबिट के गिरने के बाद यहाँ पर फाइट का पलड़ा चेंज होने वाला है, तो वहीं पर अंदर रूम का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक वेसल होता है जो कि लाइट टाइप वेसल होता है, यानी कि वो अपनी बॉडी को हाइड कर सकता है, वो अपने आप को इनविजिबल कर सकता है। उसने वहाँ पर आकर ग्रैंड मास्टर के सर में वो वैज मारा होता है जिससे ग्रैंड मास्टर बेहोश हो जाती है। इसके साथ उस वेसल की नजर जो होती है वो ज़ेंगी के ऊपर पड़ती है। तो वो कहती है कि यहाँ पर तो एक और बैठा हुआ है जो यहाँ पर कल्टीवेट कर रहा है फाइटिंग के दौरान में, चलो यहाँ पर इसको मारना आसान हो जाएगा, चलो इसको खत्म करते हैं और इस काम को खत्म करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाली हूँ। वो टूटे हुए वैज को लेकर आगे बढ़ती है और जाकर ज़ेंगी को मारने लगती है, लेकिन इसी के साथ ही लॉन्गलिन वहाँ पर पहुंच जाता है। वो जल्दी से दरवाजा खोलता है और कहता है कि ब्रदर ज़ेंगी तुम कहाँ पर, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आ गया हूँ। मुझे सीनियर ब्रदर डांटाई ने बताया कि तुम यहाँ पर किसी ब्रेक थ्रू को करने के लिए बैठे हुए, तुम कल्टीवेट करने के लिए बैठे हुए, इसी वजह से तुम होश में नहीं हो, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। लेकिन साथ उसकी नजर गावलिंग के ऊपर पड़ती है, तो वो गावलिंग को देखकर कहता है कि लीडर गाँव को क्या हो गया, यहाँ पर बेहोश क्यों पड़ी है। जबकि दूसरी तरफ से वो इनविजिबल जो लड़की होती है वैसल वो सोच रही होती है कि ये बच्चा कहाँ से आया है। चलो शुक्र है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा शक्ल से बेवकूफ दिखाई देता है, ये कभी भी इस बारे में जान नहीं पाएगा कि यहाँ पर एक इनविजिबल एनिमी है जो कि यहाँ पर ये सब कुछ कर रहा है। तब किसी के साथ ही वो लॉन्गलिन जो होता है वहाँ पर सोचना स्टार्ट करता है और कहता है कि लीडर गावलिन यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर गिरी पड़ी है और मैं यहाँ पर दुश्मन को देख नहीं पा रहा, इसका मतलब यह है कि दुश्मन इनविजिबल है। तो लॉन्गलिन जो होता है वहाँ पर सीधा सीधा यही हिसाब लगा लेता है। हालांकि वो ये भी कह सकता था कि गावलिन बेहोश पड़ी है, इसका मतलब यह दुश्मन यहाँ से जा चुका है, लेकिन उसने यहाँ पर सीधे इस पॉइंट के ऊपर पहुंच
लिया कि यहाँ पर दुश्मन इनविजिबल है। तो इस बात से वेसल भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है क्या ये बेवकूफ लड़का यहाँ पर सीधा इस डिटेक्शन के पर कैसे पहुंच गया कि यहाँ पर दुश्मन इनविजिबल है। तो इसी के साथ ही लॉन्गलिंग जो था अपने ड्रैगन को निकालता है और उसे कहता है कि ड्रैगन चलो जल्दी से यहाँ पर जिगजैग करना स्टार्ट करो, पूरे रूम के अंदर जिगजैग करो, जहाँ पर भी वो इनविजिबल दुश्मन होगा वो तुम्हारे साथ टकराएगा, हमें पता चल जाएगा। जबकि वो लड़की जो होती है वैसा लड़की कहती है कि ये क्या, ये एक ड्रैगन है जो किंग लेवल का है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर किस तरह की काम कर रहा है। तो यहाँ पर शर्म आनी चाहिए कि यहाँ पर इसके ऑर्डर मानकर जिगजैग कर रहा है और इसी के साथ ही ड्रैगन के साथ कुछ चीज टकराती है। तो लॉन्गलिन कहता है कि मुझे वो मिल गई और वो ड्रैगन से कहता है कि मुझे 5 पॉइंट की पावर दे दो। 5 पॉइंट की पावर लेने के बाद वहाँ पर जाकर 5 मारता है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। वो लड़की जो होती है वहाँ पर साइड के ऊपर हट जाती है। तो वो कहता है यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। वो ड्रैगन से कहता है ड्रैगन फिर से करो। उसी के साथ ही ड्रैगन फिर से वहाँ पर रूम के अंदर जिगजैग करना स्टार्ट करता है। तो वैसा लड़की वहीं पर नीचे झुक जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर तुम्हारी ये ट्रिक दोबारा से मेरे पर काम करेगी, मैं यहाँ पर दोबारा से तुम्हारे हाथ नहीं चढ़ने वाली। उसी के साथ ही वैस के एक टुकड़े को उठाती है और बड़ी तेजी के साथ भागते हुए लॉन्गलिन की तरफ आगे बढ़ती है और पीछे वाली साइड पे जाकर उसकी कमर के ऊपर एक बड़ी सी स्लैश लगा देती है। वो उसकी कमर को जख्मी कर देती है। लॉन्गलिन पीछे की तरफ घूमकर उसे पंच मारता है, लेकिन वो वहाँ पर से चली जाती है। तो वो कहता है कि उसने फिर से मेरे पर अटैक कर दिया। तो वो अपने ड्रैगन से कहता है ड्रैगन जल्दी से उसे ढूंढो, वो यहाँ पर मेरे पर अटैक किया जा रही है। कि वो इनविजिबल वेसल जो होती है वहाँ पर कहती है ये बेवकूफ लड़का यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगा, मुझे नहीं लगता कि ये तो यहाँ पर ड्रैगन को भी ठीक से कंट्रोल कर सकता है। मैं इस लड़के को यहाँ पर तड़पा तड़पा कर मारने वाली हूँ, एक बार इधर से निकल कर अटैक करूंगी, एक बार उधर से निकल कर अटैक करने वाली हूँ। यहाँ पर हमारी एपिसोड 122 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे सभी लोग यहाँ पर अपने अपने दुश्मन को कैसे हराने वाले हैं, क्योंकि अब यहाँ पर 4 वेसल्स नहीं है बल्कि 5 वेसल दुश्मन है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।